हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूपीएससी वाला फाउंडेशन। सभी फ्रेंड्स का बहुत बहुत स्वागत है। आपका पॉलिटी क्लास 8 स्टार्ट हो चुका है, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 3, और इस पे हम चैप्टर 1 कर चुके हैं, जिसमें कि हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को समझा। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और जो भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं अभी उसमें किस तरह का रिटर्न फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन अपनाया जा रहा है, उन सभी बातों पर हमने चर्चा की। कैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म्ड हुआ, कैसे और बाकी चीज़ें हुई, उन सभी पर हमने बात की। क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, जिसमें कि हम सेकुलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता को समझने की कोशिश करेंगे। वैसे देखो, ये जो चैप्टर है, ये जो कॉन्सेप्ट है, सारे ही कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा वाइड डायमेंशंस के हैं। इनके अगर आप पीटी और मेंस के अगर इनसाइट्स भी देखोगे, उस इनसाइट से अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट ये चैप्टर्स लगेंगे। अच्छा, काफ़ी बच्चों को ये लग रहा है कि शायद मैम कुछ चैप्टर छोड़ रही हैं। मैं आपको बता दूं कि अब हम जो चल रहे हैं बच्चों, वह आपका लेटेस्ट जो एडिशन अभी अपडेट हुआ है 23 में, उसके अकॉर्डिंगली हम एनसीईआरटी को लेकर चल रहे हैं। अगर आप डायरेक्ट एनसीईआरटी वेबसाइट पर देखेंगे तो ये अपडेटेड आपको दिख जाएगा। लास्ट जो मैंने आपका 6 मंथ पहले एनसीईआरटी कंप्लीट कराया था, उसमें 10 चैप्टर्स थे, इसमें 8 चैप्टर्स हैं। एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था, तो बाकी बच्चों को भी कंफ्यूजन हो सकता है कि क्या हम कॉन्सेप्ट को छोड़ रहे हैं। तो छोड़ नहीं रहे हैं बच्चों। है क्या कि इस बार आप देखेंगे कि एनसीईआरटी ने क्या किया, कुछ चैप्टर्स जो है वे आपस में मर्ज कर दिए। तो पढ़ तो हम सब रहे हैं, या फिर कुछ चैप्टर को 6 से उठा के 7 में कर दिया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ज्योग्राफी में थोड़ा सा चेंज देखने को मिला होगा जो लास्ट आया था, और अभी जो चेंज आपको इसमें देखने को मिल रहा है। तो याद रखना कि हम जो है वह अपडेटेड पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्लियर है? ये आपका एकदम अपडेटेड वर्जन है, न्यू वर्जन है एनसीईआरटी का। तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा हो चुका है, आज हम सेकुलरिज्म को समझेंगे। ठीक है, चलो देखो, सेकुलरिज्म को समझने के लिए एनसीईआरटी आपको बेसिक्स बताता है। ठीक है, जैसे कि अगर आप एनसीईआरटी की बात करें तो इसमें सेकुलरिज्म के 3 कॉन्सेप्ट आपको बताए गए हैं। इसमें सेकुलरिज्म के 3 कॉन्सेप्ट आपको बताए गए हैं। नंबर 1, आखिर जो सेकुलरिज्म है वह क्या है। ठीक है, जो सेकुलरिज्म है, धर्मनिरपेक्षता है, ये क्या है। सेकंड, इसमें आपको बताया गया है सेपरेशन रिलीजन फ्रॉम द स्टेट, है ना। सेकंड इसमें आपको बताया गया है सेपरेशन रिलीजन फ्रॉम स्टेट। ठीक है, और तीसरा इसमें जो कॉन्सेप्ट हमें पढ़ना है, ये कॉन्सेप्ट आपका ये बताता है कि अगर हम अदर डेमोक्रेटिक कंट्री और भी बाकी कंट्रीज की अगर हम बात करें, तो वहां पर जो सेकुलरिज्म का टाइप या स्टाइल या कॉन्सेप्ट अपनाया जाता है, वह किस तरीके से भारतीय धर्मनिरपेक्षता से डिफरेंट है, अलग है। ठीक है, तो यहां हम बात करेंगे इंडियन सेकुलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज। इंडियन सेकुलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम अदर। ठीक है, तो यहां पर ये 3 कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में आपको बताए गए हैं। अब देखो, हम इसके बाद और क्या क्या इसमें पढ़ेंगे। ये तो वो हो गए जो एनसीईआरटी में दिए हैं टॉपिक। तो बच्चों, किसी भी एक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, कंप्लीट करने के लिए आपको उसका बेसिक टू स्टैंडर्ड पढ़ना होता है। स्टैंडर्ड में आपके कॉन्स्टिट्यूशन के बाकी आर्टिकल कॉन्सेप्ट बढ़ जाते हैं, करंट अफेयर से उनका एक जो इंटरलिंकिंग है वह बढ़ जाता है। तो देखो, इसमें अब हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। बेसिक प्लस स्टैंडर्ड में कुछ और पॉइंट्स जो मैंने जोड़े हैं, जो हमें इसके साथ साथ पढ़ने होते हैं। सबसे पहले तो हम देखेंगे इसका संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या प्रोविजन है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, ठीक है, संविधान में क्या क्या इसके और भी जो प्रावधान है, संवैधानिक प्रावधान क्या क्या है, वो हमें यहां पर पढ़ने हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें यूपीएससी ने 2020 में 2020 में मेंस में एक क्वेश्चन पूछा था, और प्लस जो पीटी के पीवाईक्यूज हैं उसको हम करेंगे। साथ साथ आपके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है ये भी हमें आगे करने हैं साथ साथ में इसके। ठीक है, इसके अलावा देखो, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन की जब हम बात करेंगे तब है आपका आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 25 टू 28, यानी 25, 26, 27, 28 चार्ट आर्टिकल आपके ये हो गए 25 टू 28।
इसके अलावा आर्टिकल 29 एंड 30 में भी कुछ बातें कही गई हैं, और एक और आर्टिकल है आपका आर्टिकल 51A जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करता है। इन सभी आर्टिकल्स में डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है वह सेकुलरिज्म की बात की गई है। ठीक है, क्लियर है इतना? अब देखो, इसके अलावा 3 पॉइंट और हमें इसमें पढ़ने हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एक तो है आपका 42nd अमेंडमेंट, 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, एक हम पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन आप मेंस में ऐसे ही लिख पाओगे, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो आपका आर्टिकल 44 है, और इसकी तुलना सेकुलरिज्म से करेंगे, है ना, कि आखिर दोनों में क्या कॉन्ट्राडिक्ट हो जाता है। सो यूनिफॉर्म सिविल कोड वर्सेस सेकुलरिज्म को समझेंगे, और एक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो कि आपका करंट अफेयर हो जाएगा। इतना हमें इसमें पढ़ना है। ठीक है, एक होगा आपका सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो कि एक कन्वर्जन से जुड़ता है। ये है आपका पूरा सेकुलरिज्म और इससे जुड़े हुए बाकी इनसाइट्स। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन जब मेंस में आते हैं ये समझना बहुत जरूरी है, बजाय इसके कि हम सीधा पढ़ना स्टार्ट कर दें। लगभग 10 क्वेश्चन के आसपास हम प्रैक्टिस क्वेश्चन भी इसमें साथ में देखेंगे, 2-3 क्वेश्चन पीवाईक्यू के होंगे। तो देखो, जब हमें ये पता होता है कि इस टॉपिक में हमें और साथ साथ में क्या पढ़ना है, तभी जाके हम मेंस का क्वेश्चन जो है वह कवर कर पाते हैं। ठीक है, चलो देखते हैं आखिर कैसे। और इसे देखने के पहले लास्ट में आपको बता दूं कि लास्ट हमने चैप्टर 1 को पढ़ा था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और इसमें हमने बात की थी कि क्या आखिर इंपॉर्टेंस है, क्या सिग्निफिकेंस है कॉन्स्टिट्यूशन का, क्योंकि सोसाइटी के जो एक हम कहें कॉन्स्टिट्यूटिव जो रूल्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, वो यह बनाकर हमें देता है ताकि एक सोसाइटी में लोग शांति के साथ, एक मिनिमम कोऑर्डिनेशन के साथ में रह सके, है ना, मिनिमम कोऑर्डिनेशन उनके बीच में बना रहे। इसके अलावा हमने की फीचर्स की बात की थी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। लास्ट क्लास नहीं देखिए बच्चों, देख लीजिए। अब क्लास 8 से बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके जो टॉपिक हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। जैसे कि इसके बाद पार्लियामेंट है, जुडिशरी है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक माने जाते हैं ये। इसमें हम बात करेंगे फेडरलिज्म की, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स की, सेकुलरिज्म की। और सेकुलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है मैंने यहाँ पे छोड़ दिया था क्योंकि आज हमें बहुत विस्तार से पढ़ना था। सेपरेशन ऑफ पावर, इन सब की भी बात कल हम कर चुके हैं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। यूपीएससी ने 2017 में ये क्वेश्चन जो है वह पूछा हुआ था। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। 4 ऑप्शन यहाँ पर दिए हुए हैं। फर्स्ट आपसे कहता है राइट और क्लेम ऑफ द स्टेट अगेंस्ट द सिटीजन्स। ठीक है, राइट्स आर प्रिविलेज विच आर इनकॉर्पोरेट इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ स्टेट। राइट्स आर क्लेम ऑफ द सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट। यहां पर कहा जा रहा है कि ये स्टेट के राइट्स हैं लोगों के खिलाफ, यहां कहा जा रहा है कि ये क्लेम्स हैं, ये राइट्स हैं सिटीजन्स के अगेंस्ट द स्टेट। तो देखो ये बात यहां पर बिल्कुल सही है ना, ये कोई प्रिविलेज नहीं है जो कि इनकॉर्पोरेट किए जाए, ये राइट आर प्रिविलेज ऑफ अ फ्यू सिटीजन अगेंस्ट द मैनी, यहां पर ऐसा भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही अर्थों में इसकी व्याख्या करता है कि अगर हम ये कहें इन चारों में से सबसे ज्यादा सही कौन सा है, तो लास्ट हमने बात की थी फंडामेंटल राइट्स की। ठीक है, अब देखो हमने देखा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स हमारे क्या करते हैं, हमें एक स्वतंत्रता देते हैं। ठीक है, काफी सारी आपको इसके अंतर्गत चाहे फ्रीडम हो, काफी सारे जो राइट्स है वह आपको दिए गए हैं। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स कहाँ पे दिए कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में और आर्टिकल 12 to 35। ठीक है, और यहां पे आपको 6 फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। तो बेसिकली ये जो अधिकार है वे क्या है ना, ये जो अधिकार है वे क्या है, तो हम देखते हैं कि जब हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं तो ये स्टेट के लिए एक तरह से नेगेटिव ऑब्लिगेशन है, स्टेट को कुछ ना करने के लिए कहता है। क्या ना करने के लिए कहता है, तो यहां पर कहा जाता है कि अगर स्टेट जो है वह कोई भी ऐसी नीतियां बनाएगा, ठीक है, कोई भी ऐसी पॉलिसीज मेकिंग करे, कोई भी ऐसे लॉ बनाए जो कि फंडामेंटल राइट को क्या करेगा, वॉयलेट करेगा। अगर यह इसका वॉयलेशन करता है तो ये जो पर्टिकुलर नीति है इसको वॉइड या शून्य घोषित किया जाता है। ठीक है, और ऐसा कहां पर कहा गया है, आर्टिकल 13 में।
तो आर्टिकल 13 ये कहता है कि अगर फंडामेंटल राइट को कम करती है कोई भी नीति, कोई भी पॉलिसी ऐसी आती है जो कि फंडामेंटल राइट को कम करेगी, ठीक है, उसे डेरोगेट करेगी, उससे इनकंसिस्टेंट होगी, असंगत होगी, उसे वॉइड या शून्य घोषित किया जाएगा। और ऐसी सभी विधियों के साथ ऐसा किया जाता है, ये आर्टिकल 13 आपको राइट देता है। तो यहां पर ये बात आपको याद रखनी है कि नेगेटिव, आप कहते हैं ना कि इसकी जो प्रकृति है वह नेगेटिव है, जबकि डीपीएसपी यानी राज्य की नीति के निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसका जो नेचर है वह पॉजिटिव है, क्योंकि वह स्टेट को कुछ करने के लिए कहता है ना। और यहाँ पर जो फंडामेंटल राइट्स है ये सरकार को रोक तो रहा है कि भाई ऐसी नीतियां मत बनाओ जो फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन कर दे, वरना क्या होगा, उसको शून्य घोषित किया जाएगा, वॉइड घोषित किया जाएगा। अगर वह किसी भी तरीके से फंडामेंटल राइट की जो सीमा रेखा है, जो कि स्टेट के लिए, स्टेट के लॉ के लिए एक डू नॉट क्रॉस की लाइन खींचता है, एक लक्ष्मण रेखा बनाता है, तो वैसे में क्या हुआ, ये सिटीजन्स के राइट है ना, अगेंस्ट द स्टेट। क्लियर हो गया? चलो आगे चलते हैं और सेकुलरिज्म की बात करते हैं। ठीक है, सेकुलरिज्म की बात करते हैं तो ये चैप्टर आपको बताता है फर्स्ट व्हाट इज सेकुलरिज्म। वैसे मैंने आपको टॉपिक स्टार्टिंग में लिखवा दिए, क्या क्या हमें इसमें पढ़ना है, यहां पर भी एक बार जान लो। व्हाट इज सेकुलरिज्म, ठीक है, धर्मनिरपेक्षता क्या है, लिख लो बच्चों, लिख लो, नोट्स बना लो साथ साथ में, ठीक है। और ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने अभी एकदम से शुरुआत की, देखो बहुत सारे क्वेश्चंस आप सभी करते हैं, काफी सारे बच्चे जिन्होंने कमेंट किया कि अगर उन्होंने स्टार्ट किया है अभी से इसको यूपीएससी की प्रिपरेशन, तो क्या वह एनसीईआरटी बेसिक्स करें? डेफिनेटली आपको इसी रास्ते जाना है, वो रास्ता जो 2-3 साल बाद आपको फिर से यही ले आए, अच्छा ठीक है ना कि हम सीधे ही सीधे चले। तो यहाँ पर पहले एनसीईआरटी बेसिक्स करते रहो। जो बच्चे तैयारी शुरू कर रहे हैं, आपने ग्रेजुएशन को अभी तक कंप्लीट नहीं किया है, उनके लिए बेस्ट है ओनली आईएएस फाउंडेशन, ठीक है। तो इस पे जो क्लासेस हो रही है, अच्छा बार बार कंफ्यूजन, मेरी क्लास जो है आपको मंडे ट्यूसडे वेंसडे मिलती है, देन फिर आपको हिस्ट्री की क्लासेस वीकेंड पर मिलती है, लास्ट 3 डेज पर, है ना। तो यहाँ पर बाकी संडे को आपको लाइव कोई ना कोई टीचर मिलता ही है। तो अगर आप थोड़ा सा क्लास में ध्यान से सुनेंगे, बिना स्किप किए कॉन्टिन्यूसली, आपको सारी चीजें याद रहेंगी। और अगर शुरू किया है तो एनसीईआरटी चुपचाप बैठ के पढ़ो, डेली क्लास करो, चाहे वह आपको बोरिंग लगे, चाहे वो आपको थोड़ा सा बर्डन लगे, बट डेली डेली आपको क्लास करनी है, पढ़ना है, जो होमवर्क दे रहे हैं उसको करना है, तभी आप जाके स्ट्रांग होगे, समझे। चलो, तो व्हाट इज सेकुलरिज्म, है ना, ये हमें पढ़ना है। सेकंड हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि राज्य का धर्म से अलग होना क्यों जरूरी है, ठीक है। राज्य का धर्म से अलग होना क्यों जरूरी है, वाई इज इट important to separate religion from state, religion from state, ठीक है। सेकंड आपका ये हो गया कि राज्य का धर्म से अलग होना क्यों जरूरी है। थर्ड आएगा इसमें आपका इंडियन सेकुलरिज्म। ये तो हो गया सेकुलरिज्म का मतलब क्या है, मतलब अगर हम ऑल ओवर बात करें तब सेकुलरिज्म का मतलब क्या है। और यहां पर अब हमें समझना है कि जब हम इंडियन सेकुलरिज्म की बात करेंगे, इंडियन सेकुलरिज्म की बात करेंगे तो ये क्या है, भारतीय धर्मनिरपेक्षता क्या है, ठीक है। और ये बाकी दूसरों से कैसे भिन्न है, इंडियन सेकुलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम अदर कंट्रीज, इंडियन सेकुलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, या अदर कंट्री लिख लो, अदर कंट्री, ठीक है, क्लियर। ये 3 बातें हमें इसमें समझनी है, इसी के आसपास हमारी सारी चीजें चलेंगी। सबसे पहले हम शुरू करते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो अगर आलसी हैं, बाद में लिखना है, बाद में नोट्स बनाना चाहते हो। सबसे पहले हम बात करते हैं सेकुलरिज्म और आखिर उसका कॉन्स्टिट्यूशन में कहां कहां जो प्रोविजन है वह किया गया है। ठीक है, सेकुलरिज्म
धर्मनिरपेक्षता। देखो, सेकुलर होना, धर्मनिरपेक्ष होना, धर्मनिरपेक्ष, निरपेक्ष का मतलब क्या है? धर्मनिरपेक्ष होना। अगर आप हिंदी के शब्दों को थोड़ा सा अलग करके पढ़ेंगे, जो आप संधि विच्छेद कहते हैं, मतलब धर्म से निरपेक्ष हो जाना, उससे ज्यादा जो प्रभावित है वह ना होना। और स्पेशली ये जो कॉन्सेप्ट है वह किसी देश के संदर्भ में देखा जाता है, किसी राज्य के संदर्भ में देखा जाता है। एक एग्जांपल मैं आपको देती हूं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यूएसए की हम बात करें तो वहां पर जो क्रिश्चियनिटी है वह मेजोरिटी में है, ठीक है। हिंदू एंड मुस्लिम, बाकी अगर कम्युनिटीज की हम बात करें, रिलीजन बेस्ड कम्युनिटी की, तो उन्हें रेंट पर वहां पे मकान नहीं दिया जा रहा, या फिर उनके साथ, उनके पास यूएसए की सिटीजनशिप है, नागरिकता है, बट उनके साथ फिर भी एक दोयम दर्जे का व्यवहार हो रहा है, ठीक है। अब ठीक उल्टा करके देखें, जैसे कि हम अदर कंट्रीज की बात करें जहां पर मुस्लिम या इस्लाम और बाकी जो धर्म है वह ज्यादा है, ठीक है, उनकी मेजोरिटी है, नंबर ऑफ, अगर हम पॉपुलेशन की बात करें वहां पर ज्यादा है लोग उस धर्म को मानने वाले। और ऐसे में अगर क्रिश्चियनिटी कम है, माइनॉरिटीज है, उसके साथ सेम बिहेव किया जाए, उसको एक दोयम दर्जे से देखा जाए, भले ही वह उस जगह का प्रॉपर सिटीजन हो, लेकिन उसके बाद भी उसके साथ एक व्यवहार है अलग तरीके का किया जा रहा है, उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ठीक है। सोने पे सुहागा ऐसा व्यवहार तब हो जाता है जब राज्य किसी एक धर्म को एज अ ऑफिशियल रिलीजन मान लेता है। जैसे कि मान लीजिए पाकिस्तान ने इस्लाम को मान लिया, इजराइल ने किसी धर्म को मान लिया, ठीक है। तो ये अगर इस तरीके के कंट्रीज हो गए, किसी एक ही धर्म के आधार पर चलेंगे, बाकी को नहीं मानना है, बाकी जो और कम्युनिटीज है और जो रिलीजन वाली कम्युनिटीज है उसको आप कोई राइट नहीं देंगे, तब क्या किसी भी देश में सुख शांति रह पाएगी? कोई एक कंट्री जो कि डेमोक्रेटिक तरीके से चल रहा है, क्या अगर वो सेकुलर स्टेट ना हो, तब आप खुद सोचो, अगर वह सेकुलर नहीं है और वो कहते हैं कि वो डेमोक्रेटिक है, डेमोक्रेसी तो ये कहती है कि सभी के पास समान अधिकार हो। सेकुलर होना मतलब ये कह रहा है कि आप सेकुलरिज्म को अगर नहीं मान रहे हैं, आप किसी भी एक जो धर्म है, ठीक है, उसको अगर आप मेजोरिटी में रख रहे हैं, उसको आप ज्यादा उसकी ट्रेनी स्थापित, उसका वर्चस्व है, तब तो बाकियों का शोषण हो जाएगा, उनको सताया जाएगा, है ना, जैसे कि हिटलर ने किया था यहूदियों के साथ, या फिर इजराइल में जो कि यहूदी प्रमुख है उसने अदर कम्युनिटीज के साथ किया। तो यहां पर इस तरह की जो घटनाएं हैं वह और भी ज्यादा बढ़ जाती हैं। इसलिए सबसे अच्छी बात है कि सभी जो कंट्रीज है वह इसको फॉलो कर ले, इसको सेकुलरिज्म को फॉलो करेंगे। इसका मतलब राज्य किसी भी धर्म को एज अ ऑफिशियल धर्म, एज अ ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर नहीं करेगा, ठीक है। और सब, जैसे इंडिया का हम देखें तो इंडिया में क्या है, सभी धर्मों को समान मान्यता दी गई है ना। तो यहां पर मेन यही है कि सेकुलर का मतलब होगा, सेकुलर मीन्स बीइंग सेपरेट फ्रॉम रिलीजन। अब लिख लो, 2-3 उदाहरण आप समझ गए। सेकुलर मीन्स बीइंग सेपरेट फ्रॉम रिलीजन, ठीक है, धर्म से अलग होना, धर्म से अलग हो जाना, और हैविंग नो रिलीजियस बेसिस, और कोई धार्मिक आधार ना होना, और हैविंग नो रिलीजियस बेसिस, ठीक है, कोई धार्मिक आधार ना होना, कोई धार्मिक आधार ना होना, यही क्या हो गया आपका, धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा हो गई, सेक्युलरिज्म हो गया, ठीक है। अच्छा देखो, थोड़ा सा अगर हम हिस्ट्री में जाएं, वेदों से उठा लो, अशोका की बात करते हैं, अशोका एम्परर है ना। आप देखेंगे कि उसको जो 12वां शिलालेख था, जो 12th रॉक एडिक्ट था, उसमें लिखा हुआ था रिस्पेक्ट ऑफ ऑल रिलीजन, है ना, उसमें टॉलरेंस की बात की गई थी। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था जो कि हिस्ट्री की क्लास 6 में देख लीजिएगा आप, आई थिंक चैप्टर नंबर 6 है उसका है, उसमें ये बताया गया, इसमें एक अशोक का जो इस तरह के जो शिलालेख थे उसमें एक सेंटेंस लिखा हुआ था कि अगर एक कम्युनिटी, एक जो रिलीजियस कम्युनिटी, एक धार्मिक समुदाय अगर दूसरी रिलीजियस कम्युनिटी को टॉलरेट नहीं करती है या फिर अपना जो धर्म उससे बेहतर बनाती है, आप क्या कर रहे हैं, खुद को हानि पहुंचा रहे हैं। ये किसका था, ये सेंटेंस किसका था,
तो ये अशोका का था। क्लास 6 से ये पूछा गया क्वेश्चन था। तो देखो, अगर हम प्राचीन काल की बात करें, आप बहुत अगर पुराने से देखें इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को, सेकुलरिज्म के कॉन्सेप्ट को, वैसे तो ये यूरोप बेस्ड है ना, यूरोसेंट्रिक एक तरीके से इसको, इस कॉन्सेप्ट को समझा जाता है सेकुलरिज्म को। जैसे एक ओरिजिनेट नहीं होता है कि हम अगर संसदात्मक व्यवस्था की बात करें तो हमने ब्रिटेन की बात कर ली, वैसे ही अगर हम देखें तो ये सेकुलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा वेस्टर्न माना जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो अशोका भी इसकी बात करते हैं। इसके अलावा देखो 42nd एक इंपॉर्टेंट, अब हम आते हैं थोड़ा सा, ये तो इसका हो गया डेफिनेशन, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन से इसको जोड़ के बता देती हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की हम बात करते हैं, संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, ठीक है। अब देखो मैं इसकी बात क्यों कर रही हूं, इसलिए क्योंकि बच्चों इस संविधान संशोधन के द्वारा ही जो सेकुलर वर्ड है ये प्रियम्बल में जोड़ा गया था। जो सेकुलर वर्ड है, ठीक है, इसको ऐड किया गया था प्रियम्बल में, प्रस्तावना में, उद्देशिका में। इसको प्रस्तावना में हमारे संविधान का जो फर्स्ट सेंटेंस है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, उसमें ऐड किया गया था। और यहाँ पर सेकुलर के अलावा 2 और वर्ड जो है वह जोड़े गए थे, ठीक है। और देखो इस वक्त जो हमारा स्टेटस हुआ था 42nd अमेंडमेंट के बाद, इंडिया का स्टेटस क्या था, मतलब हमें वो देख लो जरा, इंपॉर्टेंट है। जैसे कि इंडिया इज अ सोवरन, पहले सोवरन, इंडिया इज अ, इन सभी शब्दों का एक बार आप क्रोनोलॉजी थोड़े सा जो है वह देख लेना किस ऑर्डर में है, ठीक है। इंडिया इज अ सोवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये स्टेट था, ठीक है। ये स्टेटस था, मतलब संप्रभु, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य, ये है इंडिया का स्टेटस आफ्टर 42nd अमेंडमेंट। क्लियर है। अब एक क्वेश्चन देख लो, यूपीएससी ने 2021 में एक क्वेश्चन पूछा, व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जन 1950। 1950 की बात पूछी गई है। 42nd अमेंडमेंट कब हुआ था? 42वां संविधान संशोधन 1976, है ना। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है, हम लोकतंत्र तो हो गए थे 1947 में। सोवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सोवरन मतलब संप्रभु, सोवरन संप्रभु का मतलब क्या होगा कि हम अपने इंटरनल और एक्सटर्नल जो अफेयर्स है, जो उसके डिसीजन है वह लेने में स्वतंत्र है, ठीक है। सोवरन, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। सेकुलर वर्ड की यहां पर बात हो गई दोनों जगह, और ये जो दोनों ये जो वर्ड है ये तो 42nd में जोड़ा गया, और ये 1976 की बात है, यहां पर 1950 को पूछा जा रहा है। तो क्या केवल हम डेमोक्रेटिक थे या सोवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक? क्या स्टेटस हुआ? ऑप्शन नंबर बी है इसका आंसर, कि हम एक संप्रभु और लोकतंत्रात्मक और गणराज्य देश थे, ठीक है। तो यहां पर 42nd याद रखना कि इसमें सोशलिस्ट, सेकुलर जो वर्ड है और इंटीग्रिटी जो वर्ड है ये जोड़ा गया था, ठीक है। समझ गए इस बात को? चलो मैं इसको ऊपर ही कर देती हूँ, साथ में आप समझ जाओगे। आया समझ में क्या क्या हमें जोड़ के पढ़ना है? तो ये हमारा 42nd अमेंडमेंट हो गया। अब देखो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस की हमने बात कर ली। अब कुछ और आर्टिकल्स में आपको बता दूं, आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 15, ठीक है। देखो आर्टिकल 14 आपकी इक्वालिटी की बात करता है, समानता की बात करता है। तो यहां पर अगर सभी समान है तो किसी को कोई एक्स्ट्रा प्रिविलेज नहीं होगा, विशेष अधिकार नहीं होगा, सभी जो लोग हैं वह समान होंगे, ठीक है। इक्वालिटी का मतलब यही है, यूपीएससी ने एक बार पूछा कि इक्वालिटी का मतलब क्या, तो प्रिविलेज, एब्सेंस ऑफ प्रिविलेज, ठीक है। आर्टिकल 14 कहता है कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ टू ऑल, सभी के लिए, ये आर्टिकल 14 कहता है। आर्टिकल 15 कहता है कि आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते ऑन द बेसिस या ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट,
जेंडर और प्लेस ऑफ बर्थ, है ना। 5 बातें जो है, 5 जो इसमें ग्राउंड बेसिक्स है वह तैयार किए लिखे गए थे आर्टिकल 15 में। और इसमें बताया गया था आर्टिकल 15 में कि डिस्क्रिमिनेशन जो है उसे प्रोहिबिटेड किया गया है, प्रोहिबिटिंग डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, लिख लो इन सबको, है ना। ऑन ग्राउंड ऑफ 5 इसमें बेसिक्स हैं। कौन कौन से ग्राउंड है? ऑन ग्राउंड ऑफ, आधार जो है रेस, कास्ट, जेंडर, रिलीजन, प्लेस ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ एंड रिलीजन। तो यहाँ पर धर्म की बात हो गई ना, कि धर्म के आधार पर आप जो डिस्क्रिमिनेशन है वह नहीं कर सकते। ये 14 और 15 हो गया। इसके बाद देखो आर्टिकल 16 जो कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी की बात करता है। आर्टिकल 16 ये किसकी बात करता है? अवसरों की समानता की, है ना। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये सब एक्स्ट्रा है बच्चों, और ये सब हमें पढ़ना है, खुद से नहीं कर पाओगे। जो स्टार्ट कर रहे हैं बच्चे, इस वजह से मैं सारी चीजें आपको साथ साथ करवा देती हूँ। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी टू ऑल, सभी के लिए यहाँ पर अवसरों की समानता की बात की गई है। और यहाँ पर भी एक जो हिस्सा है वह धर्म का शामिल है, कि आप इस आधार पर किसी को कोई पद नहीं दे सकते, किसी को कोई लाभ नहीं दे सकते, क्योंकि वह किसी धर्म का है, ठीक है। तो यहाँ पर ये आर्टिकल 16 हो गया। अब देखो आर्टिकल 25 टू 28, आर्टिकल 25 से लेके 28 तक आपको धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है ना। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आपके 6 मूल अधिकारों में काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यहां पर दिया गया है। आर्टिकल 29 एंड 30 इसमें शामिल है। देखो सेकुलरिज्म की अगर हम बात करें, आर्टिकल 29 और 30 कि अगर मान लो कोई धर्म के आधार पर अल्पसंख्यक है तो उसे अपनी संस्कृति को बचाने का, उसे अपनी शिक्षा, एजुकेशनल जो राइट है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट फॉर माइनॉरिटीज, और माइनॉरिटीज मानने का एक आधार एक कम्युनिटी, एक रिलीजन भी हो सकता है ना। जैसे कि हमारे यहाँ जैन बौद्ध जो है उनको माइनॉरिटीज माना गया है, अल्पसंख्यक। तो आर्टिकल 29-30 भी इससे जुड़ा हुआ है, आर्टिकल 29 एंड 30, जिसमें कि कल्चर एंड एजुकेशनल राइट की बात की जाती है, जिसमें कि, ठीक है, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की बात की जाती है। और अब एक और आर्टिकल जो कि आर्टिकल है आपका 51A, जो कि आपका फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। इसमें कहा जाता है प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, है ना, बंधुत्व को बढ़ाना, प्रमोट हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, ठीक है। तो यहाँ पर ये बंधुत्व और भाईचारे की बात जो है आर्टिकल 51A में की गई, और इसमें भी यही है कि आप धर्मों से ऊपर उठते हुए एक जो बंधुत्व, एक जो भाईचारा, उसका प्रचार प्रसार करें। ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये सब जुड़े हुए हैं किससे? सेकुलरिज्म से, धर्मनिरपेक्षता से। समझ गए आप सभी इस बात को? आप चलो एक क्वेश्चन और मैं पूछ लेती हूँ आपसे। अच्छा, क्वेश्चन के पहले ये देख लो कि यहाँ पर मैंने आपको बताया कि आर्टिकल 25 से लेके अब ये आपका होमवर्क होगा। जो जो आर्टिकल्स मैंने आपको बताए हैं आज की क्लास में, वो सारे आर्टिकल्स आपको बिल्कुल एज इट इज, शब्दतः आपको बिल्कुल एज जैसे वर्ड लिखे हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में वैसे ही याद करने हैं, ठीक है। करोगे इतना होमवर्क? ठीक है, सुन लिया मैंने, हाँ काफी सारे बच्चे कह रहे हैं ना। सो आर्टिकल 25 कहता है फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेशन ऑफ रिलीजन, है ना। धर्म को मतलब अंतःकरण से मानने की, आप किस चीज को मानते हैं, किस धर्म को मानते हैं,
तो ये सारी जो प्रैक्टिसेस है, आपके जो बिलीफ्स है, आपके जो विश्वास है, उसको मानने की जो स्वतंत्रता है वह आपको ही आर्टिकल 25 कहता है। आपको अपने धर्म को मानने, उसका प्रचार प्रसार करने की पूरी स्वतंत्रता है। मानो भी, ठीक है, उसका प्रचार प्रसार भी करो, कोई रोक टोक नहीं है। ये बात आर्टिकल 25 जो है वह कहता है। अब देखो आर्टिकल 25 थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है 26 से, या 26 थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है 25 से। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, है ना, अपने जो भी धार्मिक मामले हैं उनका प्रबंधन करने की स्वतंत्रता। चाहे कोई आपको धार्मिक रैली निकालनी हो, चाहे आपको कोई धार्मिक, कोई रिलीजियस, कोई एक जो इंटरप्रेट है, जो व्याख्या है वह करनी हो, तो यहाँ पर आर्टिकल 26 क्या कह रहा है कि फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, है ना। और यहाँ पर जैसे कि हम जब ट्रिपल तलाक मुद्दे की बात करते हैं, ठीक है, किस तरीके से वो इन सब से धार्मिक मामलों से, जैसे कि अब इस्लाम कहता है कि भाई ठीक है, ट्रिपल तलाक जो है वह दिया जा सकता है, उसमें लिखा हुआ है, किसी ने व्याख्या कर दी, उसको इंटरप्रेट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं, है ना। ये बेसिक जो ह्यूमन राइट्स है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, 14 है, 15 है, शाहबानो केस, आगे मैं आपसे बात भी करूंगी, यूनिफॉर्म सिविल कोड वर्सेस सेकुलरिज्म। तब आपका आर्टिकल 14, 15, आर्टिकल 25 टू 28 ये आपस में भिड़ जाते हैं। एक तरफ आप कह रहे हो कि सभी समान है, दूसरी तरफ आप विशेष अधिकार दे रहे हो, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि अपने जो रिलीजियस अफेयर्स है उसको आप मैनेज कर लो, ठीक है। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड जो कि कहता है कि सभी के लिए एक सेट होगा, सभी के लिए एक जो सेट ऑफ, अगर हम रूल की बात कर ले कि पूरा एक सेट बनाया जाएगा, मैरिज है, डिवोर्स है, ठीक है, सक्सेशन उत्तराधिकार की बात कर ले, अडॉप्शन की बात कर ले, तो इन सभी के लिए, सभी सिटीजन्स के लिए एक ही सेट ऑफ रूल होगा। लेकिन अब वहां पे अलग अलग बात आ जाती है कि सभी धर्मों ने अलग अलग व्याख्याएं कर रखी है कि हमारा ये जो धर्म है, रिलीजियस अफेयर है, उसमें 3 तलाक होता है, उसमें उत्तराधिकार जो सक्सेशन की बात है वह कुछ इस तरीके से की गई है। तो यहाँ पर ये कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है, आगे हम इसको पढ़ेंगे। 27 कहता है फ्रीडम एज टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन एनी पर्टिकुलर रिलीजन। अपने धर्म का अगर आप प्रचार प्रसार कर रहे हैं, है ना, या धर्म से रिलेटेड और भी काम कर रहे हैं, आपसे सरकार टैक्स नहीं ले सकती, आपसे जो कर है वह नहीं ले सकती। अब एक पॉइंट और मैं आपको बताती हूं, उसको ध्यान से सुनना। टैक्स नहीं ले सकती, शुल्क ले सकती है। क्या फी ले सकती है? शुल्क। क्या आपने कोई शुल्क या चंदा दिया है किसी एक जगह पर, तो शुल्क लिया जा सकता है, टैक्स नहीं लिया जा सकता, ये आर्टिकल 27 कहता है। 28 सुन लो, फ्रीडम एज टू अटेंडेंस एज रिलीजियस इंस्ट्रक्शंस और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। जैसे कि मदरसे की बात करें कि मदरसा आपको लग रहा है अगर कि वह किन शिक्षाओं को दे रहा है, उसके बाद भी आप ये नहीं कह सकते कि नहीं भाई बाकी स्कूल्स में पढ़ो। क्यों? क्योंकि आपको फ्रीडम है। आर्टिकल 28 कहता है कि रिलीजियस वर्शिप करने के लिए आप और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो है स्टैब्लिश कर सकते हैं अपने धर्म की आगे प्रचार प्रसार, उसको लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। आर्टिकल 28 हो गया। अब देखो फिर से ध्यान कर लो, याद कर लो, आर्टिकल 25 केवल खुद के लेवल पे बात कर रहा है कि धर्म को मानने ना मानने के लिए, उससे निकलकर दूसरे धर्म को अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं। यहां से सुप्रीम कोर्ट का एक आर्टिकल जुड़ेगा, ठीक है। आगे 26 कह रहा है, इसके आगे थोड़ा सा चले जाओ, ये प्रबंधन की बातें कर देता है कि ठीक है आप अपने अफेयर्स को मैनेज करने के लिए, ठीक है। 27 कह रहा है कि आप जो है वे टैक्स नहीं ले सकते, हाँ शुल्क ले सकते, गवर्नमेंट आपसे टैक्स नहीं ले सकती रिलीजियस को लेकर। और 28 आपसे कह रहा है कि आप इस तरह के एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बना सकते हैं, ठीक है। क्लियर है, याद हो गया। और अब हम आते हैं व्हाट इज इंडियन सेकुलरिज्म, ठीक है। ये तो आपका हो गया, कुछ बातें हमने इसमें कर ली। अब हम आते हैं थोड़ा सा इंडियन सेकुलरिज्म पे। चलो, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट्स दैट द सिटीजन्स स्टेट बी सेकुलर। According to the Constitution, only a secular state can realize its objective to ensure the following. ठीक है, भारतीय संविधान में क्या कहा गया कि भारतीय राज्य धर्मनिरपेक्ष होगा और संविधान के अनुसार केवल धर्मनिरपेक्ष राज्य ही अपने उद्देश्य को साकार करेगा। निम्न बातों का वह ध्यान रखेगा। अगर आपको ये स्लाइड थोड़ा सा कम दिख रहा हो, कोई बात नहीं, मैं बोल रही हूँ, डिक्टेट कर रही हूँ, उसे सुन लो, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें आपको आगे नोट्स में लिखवा दूंगी। दैट वन रिलीजियस कम्युनिटी डज नॉट डोमिनेट अनदर, ठीक है। एक जो धार्मिक समुदाय है वह दूसरे पर वर्चस्व नहीं स्थापित कर सकता। इसी वजह से यही उद्देश्य सरकार को प्राप्त करना है, तभी जाके वह सेकुलर कंट्री हो रही है।
सेकंड कहा जाता है दैट समवन मेंबर डू नॉट डोमिनेट अदर मेंबर ऑफ द सेम रिलीजियस कम्युनिटी। ठीक है, कुछ लोग अपने ही धर्म के अन्य सदस्यों को ना दबाएं, जैसे कि हम देखेंगे आगे हम बात करेंगे कि किस तरीके से लोअर कास्ट अपर कास्ट का मुद्दा आता है। ठीक है, तो ये सेकंड हो गया। थर्ड हो गया दैट द स्टेट डज नॉट इन्फोर्स एनी पर्टिकुलर रिलीजन नॉट टेक अवे द रिलीजियस फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल, है ना। यहाँ पर कहा गया कि राज्य ना तो किसी खास धर्म को थोपेगा और ना ही लोगों की जो स्वतंत्रता है धार्मिक प्रैक्टिसेस के संबंध में उसको छीनेगा। तो यहाँ पर दो तीन बात हो गई, इंटर कम्युनिटी रिलीजियस डोमिनेशन जो है उसको रोकना, इंटर कम्युनिटी रिलीजियस अगर हम बात करें उसकी ट्रेनिंग उसके वर्चस्व को रोकना, डोमिनेशन को रोकना, है ना। तो यहाँ पर ये दो तीन बातें बताई गई हैं। अब देखो एक क्वेश्चन देखो जरा, यूपीएससी ने 2020 में एक क्वेश्चन पूछा, व्हाट आर द चैलेंजेस टू आवर कल्चरल प्रैक्टिसेस इन द नेम ऑफ सेकुलरिज्म, है ना। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हमारी सांस्कृतिक प्रथाओं के लिए क्या चुनौतियां हैं। अब जैसे एक सांस्कृतिक प्रथा हो सकता है आपको ट्रिपल तलाक लग रही हो, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूं, ये मुद्दा हम कहते हैं कि बहुत चल रहा है। अगर ये मुद्दा चला ट्रिपल तलाक का, ठीक है, चला, हालांकि हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया गया। तो जो भी हमारी कल्चरल और इस तरह की प्रैक्टिसेस है, क्या सेकुलरिज्म के नाम पर उसके लिए और भी क्या चुनौतियां हो सकती हैं। ठीक है, तो यहां पर ये क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था। मैं आपको कुछ पॉइंट्स लिखवा देती हूँ, बाकी आपको थोड़ा सा देखना है कि ऐसी कौन कौन सी हाल फिलहाल में कल्चरल प्रैक्टिसेस रही हैं, ठीक है, जिन्हें कि सेकुलर होने के नाम पर एक जो चैलेंजेस है वह मिला। तो सांस्कृतिक प्रथाओं की तो ठीक है, हम सेकुलरिज्म के लिए कुछ मैं आपको पॉइंट्स बता देती हूँ कि अगर हम देखें कि हम धर्मनिरपेक्षता की बात तो करते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो सेकुलरिज्म है इसके लिए इन प्रेजेंट अगर हम इंडिया में देखें तो क्या क्या इसके लिए थ्रेट्स हैं, क्या क्या इसके खतरे हैं, है ना, मतलब इसके लिए क्या क्या खतरे हैं। सो यहाँ पर कुछ थ्रेट्स की मैं बात करती हूँ। नंबर 1, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, इनका जो एक घालमेल होता है ना, राजनीति और धर्म, है ना, धर्म का राजनीतिकरण हो जाना या राजनीति का धर्म में आ जाना, दोनों ही बातें हैं। तो यहां पर रिलीजन एंड पॉलिटिक्स जब जब मिल जाती हैं तब तब ये जो सेकुलरिज्म है इसकी धज्जियां उड़ जाती हैं। लोग अपने वोटर बैंक के लिए आप देखेंगे किस तरीके से, चाहे हम हेट स्पीच की बात करें, एक धार्मिक संप्रदाय को, एक रिलीजियस कम्युनिटी को दूसरे के खिलाफ भड़काने की बात करें, ये सारी चीजें इसमें आ जाएंगी, है ना। तो जब रिलीजन और पॉलिटिक्स जो है वह इंटरमिक्सिंग हो जाएंगी, उसके बाद ये एक बड़ा खतरा है सेकुलरिज्म के लिए। सेकंड हम कहें कम्युनल पॉलिटिक्स, सांप्रदायिक राजनीति, और इसके आगे एक और एक्सट्रीम कंडीशन, जब संप्रदाय के आधार पर, रिलीजन के आधार पर राइट्स हो जाए, दंगे हो जाए, ठीक है। तो इस तरह के जो आपने सांप्रदायिक दंगे सुने, चाहे कोई भी आप दंगा सुने, है ना, सांप्रदायिक दंगे, ये क्या है बच्चों, ये इसका एक एक्सट्रीम रूप है कि जो सेकुलरिज्म है इसके लिए क्या क्या चुनौतियां हैं। ठीक है, चलो तीसरा देखते हैं। अच्छा ये बताओ, हाल फिलहाल में आपने मॉब लिंचिंग की काफी घटनाएं देखी होंगी। ज्यादातर ये मॉब लिंचिंग जो है वह, चाहे आप काऊ मीट की बात करें, है ना, फिर और कुछ मुद्दों की बात करें, उनको लेकर पता नहीं कितना उसमें सच्चाई था नहीं था, लेकिन एक जो पूरा मोब है वह किस तरीके से किसी एक व्यक्ति की हत्या कर देता है। और जब कोई एक घटना, आपने अच्छा एक चीज नोटिस की, न्यूज़पेपर में जब आप कुछ पॉइंट्स को कुछ एक न्यूज को देखते हो, फिर सेम न्यूज आपको दिखाई देने लगती है, जैसे कि उसका एक वायरस हो फैल गया हो। फॉर एग्जाम्पल, कभी आप मॉब लिंचिंग की घटना देखो, फिर आप देखोगे कि सडनली बहुत बहुत ज्यादा घटनाएं जो है वे आ रही है ना। एक घटना का कहीं ना कहीं दूसरे समाज पे, दूसरी जगह पे प्रभाव तो पड़ता है, नहीं पड़ता है। तो अगर मान लो कोई अच्छा काम कर रहा है तो फिर वो भी एक तरीके से ज्यादा फैलेगा। कोई बुरा काम कर रहा है, आप एक तरह की कोई घटना देख लो, बहुत ज्यादा आपको उस तरह की घटनाएं बिल्कुल एकदम फ्रिक्वेंट मिल जाएंगी, है ना। तो यहां पर आप देखते हो कि किस तरीके से ऐसी घटनाओं और ऐसी चीजें जो वे संक्रमित सी हो जाती हैं। ठीक है, तो यहां पर आप देखोगे कि अगर हम मॉब लिंचिंग की घटनाओं की बात करें, एक बड़ी समस्या रही मॉब लिंचिंग, है ना। मॉब लिंचिंग, यूपीएससी इस तरह के मुद्दों पे एकदम क्वेश्चन पूछ लेता है। मॉब लिंचिंग
ठीक है। एक और लव जिहाद, ठीक है, लव जिहाद, लव जिहाद और ये सारी चीजों की अगर हम बात करें, अगर हम फोर्सफुली जो आपका रिलीजन है उसको बदलने की बात करें, तब सुप्रीम कोर्ट ने इसको नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बताया था, ठीक है। इसके अलावा देखो, मुस्लिम यूथ का एक तरह से रेडिकलाइज तरीके से जो है वह सोच, एकदम रेडिकल हो जाना, ये भी सेकुलरिज्म को लेकर एक चुनौती है ना। तो ये कुछ ऐसे थ्रेट्स हैं जो कि अभी धर्मनिरपेक्षता के लिए हमारे समाज में है। तो जब आप किताब से इस कॉन्सेप्ट को बाहर निकाल के अपनी सोसाइटी से जोड़ते हो, है ना, अपने कल्चर से और बाकी चीजों से जोड़ते हो, तब आप मेंस के इस तरह के क्वेश्चंस लिख पाते हो, ठीक है। व्हाट आर द चैलेंजेस टू आवर कल्चरल प्रैक्टिस इन द नेम ऑफ सेकुलरिज्म। देखते हैं जो बच्चा अच्छा आंसर लिखेगा, डेफिनेटली मैं नेक्स्ट क्लास में उसको जरूर दिखाऊंगी, है ना, उसका नाम एंड उसने क्या लिखा हुआ है। तो जैसे ही आप क्लास देख लो, उसके बाद एक आध घंटे दो, थोड़ा सा सर्च वर्च करो कि कल्चर कौन कौन सी ऐसी चीजें, एक्टिविटीज और कौन कौन सी ऐसी प्रैक्टिसेस है सेकुलर के आधार पर, उसको चैलेंजेस, है ना। तो कुछ पॉइंट्स आप लिखना, देखते हैं कितनी अच्छी आप एक फॉर्मेटिंग जो है वह कर पाते हैं, ठीक है। चलिए, तो आपने यहाँ पे मेंस के क्वेश्चन की भी बात कर ली, आगे चलते हैं और कुछ और पॉइंट्स को देखते हैं। अच्छा देखो, एग्जाम्पल्स की मैंने आपसे बात कर ली, हमने यूएसए के एग्जाम्पल की बात की कि अगर वहां पे क्रिश्चियनिटी मेजोरिटी में है तो बाकी हिंदू मुस्लिम को खतरा, है ना, और अगर कहीं पे गलती से हिंदू मुस्लिम मेजोरिटी में हो गए तब क्रिश्चियनिटी को खतरा, ठीक है। तो यहां पर ये जो प्रॉब्लम है वो कैसे खत्म होगी, ठीक है। इस तरह का हमने जो एग्जाम्पल बात की सेकुलरिज्म कि अगर मान लो समाज अलग अलग देशों में, है ना, इस तरह का जो खतरा है वह बना रहेगा, कम्युनिटी रिलीजन के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा, तब वो चीज जो है वह सही नहीं है। तो धर्म और आस्था के आधार पर भेदभाव जो है वह नहीं होना चाहिए। धर्म और आस्था के आधार पर, उसी के नीचे लिख लेना जो आगे सेकुलर का लिखवाया हुआ था, ठीक है। इसके बाद लिखना सीधा शुरू हो जाना, ठीक है। और इन सभी को जो 42वां संविधान संशोधन से लेकर ये सारे जो पॉइंट्स हैं, इनको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन करके लिख देना, ठीक है। चाहो तो इसके बाद सीधा लिखना शुरू हो जाना जो मैं आप बता रही हूं आपको। तो यहां पर देखो, सेकुलरिज्म धर्म और आस्था के आधार पर भेदभाव ना हो, धर्म और आस्था के आधार पर भेदभाव ना हो, ठीक है, और धर्म से संबंधित वर्चस्व खत्म हो, और धर्म से, हिंदी में भी लिख लो भाई, इंडिया में ही हो, धर्म से संबंधित, इंग्लिश में भी लिखवा देती हूं, वर्चस्व खत्म हो, ठीक है। सभी ये कोशिश करते हैं। No one should be discriminated. No one should be. No one should be discriminated against on grounds of their रिलीजियस प्रैक्टिसेस। वो किसी पर्टिकुलर रिलीजियस प्रैक्टिस को फॉलो कर रहा है, इसके आधार पर उससे भेदभाव नहीं होना चाहिए, ठीक है। रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड बिलीव, और उसके क्या विश्वास हैं, इस आधार पर भी आपको उससे भेदभाव नहीं करना चाहिए। ऑल फॉर्म ऑफ डोमिनेशन रिलेटेड टू रिलीजन शुड एंड, है ना, सभी धर्म से संबंधित जो वर्चस्व है वह क्या हो, खत्म हो जाए। all form of domination related to religion should end, ठीक है। क्लियर हो गया इतना?
अब देखो इसके आगे, जैसे कि इसमें 2-3 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं कि जैसे कि अगर हम हिटलर की बात करें तो उसने जो लोग थे, ठीक है, जो यहूदी लोग थे उनको बहुत ही ज़्यादा उसने परसिक्यूट किया, सताया, ठीक है, बहुत सारे जो मिलियन थे, कई लाखों लोगों को उसने मार दिया। चाहे आप गैस चेम्बर की घटना देख लें, बहुत सारे लोगों को उसने क्या किया, धर्म के आधार पर इवन सेलेक्ट किया और उसके बाद उसे एक कमरे में डाल के और वहां पे जो काफी सारी जहरीली गैस है वह छोड़ दी, है ना। तो आपको कई ऐसे लाखों लोगों का जो ये इस तरह की किलिंग है, पूरे विश्व में कहीं ना कहीं आपको ऐसी घटनाएं देखने को मिल जाएंगी जो केवल और केवल धर्म के आधार पर हुई, ठीक है। और सेकेंडली हम इसमें देखें, जैसे कि सऊदी अरब में हम गए तो सऊदी अरब में जो नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज है ना, जो कि मुस्लिम नहीं है, उनको वर्शिप के लिए जो प्लेसेस हैं, चाहे चर्च हो चाहे टेम्पल हो, उनके लिए आज्ञा नहीं दी जाती है ना, उनको परमिशन नहीं दी जाती वो बनाने की। तो यहां पर हम देखते हैं कि इस तरह की जो घटनाएं हैं वह तब और बढ़ जाती हैं अगर कोई एक राज्य जो है वह एक पर्टिकुलर जो रिलीजन है उसको प्रोटेक्ट करे या उसको ऑफिशियल घोषित कर दे, है ना। तो यहां पर अगर हम ये कहें कि किसी भी एक राज्य के लिए सेकुलरिज्म को अपनाना क्यों जरूरी है, ताकि अगर हम ये देखो, ऐसा तो है नहीं ना कि विश्व के किसी एक पार्ट में, किसी एक देश के किसी एक भाग में केवल एक जैसे ही लोग रहे, केवल एक ही धर्म, एक ही कम्युनिटी, एक ही बिलीफ, एक ही विश्वास, आइडियोलॉजी को मानने वाले लोग रहे। डिफरेंट डिफरेंट आइडियोलॉजी, डिफरेंट डिफरेंट रिलीजियस आइडियोलॉजी के जो लोग हैं वह होते हैं। अब ऐसे में उन सभी के बीच में कोऑर्डिनेशन कैसे रहेगा, वो सब एक साथ कैसे रहेंगे, तभी रह पाएंगे ना जब उन सबके पास राइट होंगे, और उन सबके पास राइट हों, वो सभी एक बढ़िया डेमोक्रेटिक तरीके से रह सके। इसके लिए बहुत जरूरी है कि उनके बीच में धर्म के आधार पर किसी तरह का भेदभाव ना ही लोग करें और ना ही सरकार करे। सरकार करेगी तो लोगों को तो एकदम खुली छूट मिल जाएगी। और ऐसा भी कहीं नहीं, जैसे अगर हम इंडिया की बात कर ले, 80% हिंदू है, ठीक है, 80% हिंदू है, उसके बाद भी क्या आप डोमिनेशन और बाकी चीजें अगर आप करो तो फिर आप कैसे माइनॉरिटीज और जो बाकी लोग हैं वे कैसे सुरक्षित रहेंगे? फिर कैसे हम कहेंगे कि विश्व का सबसे बड़ा देश, सबसे बड़ा जो एक वर्ल्ड का बिगेस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया, कैसे कहोगे इस बात को अगर हम सेकुलरिज्म को फॉलो नहीं करें? तो इसलिए किसी भी राष्ट्र के लिए बहुत ही जरूरी होता है सेकुलरिज्म को के आधार पर अपना जो राष्ट्र निर्माण है वह करें, ठीक है। सो यहां पर ये आपको याद रखना है। अब देखो इंडियन सेकुलरिज्म क्या है वह हमने देख लिया, 2-3 बातें उसमें। अब हमें एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है कि आखिर क्यों जरूरी है, ठीक है, क्यों जरूरी है, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट टू सेपरेट रिलीजन फ्रॉम द स्टेट? क्यों जरूरी है कि ये जो राज्य है और जो धर्म है वह दोनों एक दूसरे से अलग रहें? इसको हम समझते हैं। Why is it important to separate religion from the state? ठीक है, इसको देखते हैं। फर्स्ट है बच्चों इसमें जो स्टेट पावर है, यानी राज्य सत्ता की बात करें, ठीक है, और यहां पर हम रिलीजन की बात करें, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वह जरूरी है। क्यों? टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली, टू फंक्शन डेमोक्रेटिकली, मतलब एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के हिसाब से आपको चलने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है कि जो आपका राज्य सत्ता है और जो आपका धर्म है, देखो इसको राज्य सत्ता लिख लो, जो सरकार है राज्य सत्ता है, ठीक है, और जो धर्म है, इन दोनों के बीच में जो अलगाव है वह हो, ताकि जो व्यवस्था है वह लोकतांत्रिक तरीके से चल सके। इसलिए ये बहुत जरूरी है, ठीक है, इसलिए ये बहुत जरूरी है। सेकंड हम इसमें देखेंगे, अच्छा देखो इसका यही उदाहरण हो सकता है कि अगर हम एक सोसाइटी की बात करें, इसको ऐसे समझते हैं हम, ठीक है, कि ये एक सोसाइटी है और इस सोसाइटी में ए रिलीजन, बी, सी, डी एंड ई, मतलब इतने तरह के जो डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन है, ठीक है, जो डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन है, इनके लोग साथ में रहते हैं।
और ऐसे में बच्चों ऐसे में हम देखते हैं कि ये अब अगर इसमें से मान लो जो बी है वह मेजोरिटी में है, अगर ये जो है बी जो है वह मेजोरिटी में है और मान लो मेजोरिटी में था, ये पावर में आ गया, और जब ये पावर में आया तो इसने इस तरह की पॉलिसीज बनाई, इसने इस तरह के लॉज बनाए, है ना, कि जो रिसोर्सेज पर कब्जा है वह इसी का रहे। ठीक है, जो रिसोर्सेज पर कब्जा है वह किसका है, बी का हो गया। अब अगर बी का है तो बाकी ए सी डी ई क्या करेंगे, बाकी ए सी डी जो है वह क्या करेंगे बताओ। तो यहां पर कहीं ना कहीं इनको सताया जाएगा, इनसे जो अधिकार है वह नहीं लिए, इनके जो अधिकार है इनको नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा बच्चों, एक तरीके से एक डेमोक्रेटिकली फंक्शनिंग नहीं हो पाएगी। मान लो जो माइनॉरिटीज में ग्रुप था उसके लिए ऐसे नियम बना दिएगा कि आप अपने धर्म को प्रैक्टिस नहीं कर सकते, आप अपने बिलीफ की प्रैक्टिस नहीं कर सकते, उनको नहीं मान सकते। क्यों, तब उनके फंडामेंटल राइट कहां जाएंगे। और अगर एक समुदाय के पास फंडामेंटल राइट है, दूसरे के पास फंडामेंटल राइट्स नहीं है, तो कैसी डेमोक्रेसी। इसलिए डेमोक्रेटिकली फंक्शनिंग के लिए आपको क्या जरूरी होता है कि जो स्टेट पावर है और जो रिलीजन है इन दोनों के बीच में एक सेपरेशन जो है वह हो सके। समझे, अगर ऐसा ना हो तो किसी जो भी मेजॉरिटी है इसकी क्या हो, इसका जो वर्चस्व है, इसकी जो ट्रेनी है वो स्थापित हो जाएगी, और अगर ऐसा समाज है तो वो अच्छा नहीं माना जा सकता। ठीक है, चलो सेकंड देखते हैं। अब देखो, तो मतलब ये जो फर्स्ट पूरा पॉइंट था इसको हम ये कह सकते हैं, फर्स्ट पॉइंट को, कि बेसिकली इंटर रिलीजियस डोमिनेशन को रोकना। फर्स्ट क्या हो गया, इंटर रिलीजियस डोमिनेशन को रोकना। मतलब एक धर्म का दूसरे धर्म के ऊपर जो वर्चस्व है वह ना हो, है ना। इंटर रिलीजन मतलब ए बी सी, जो अलग अलग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको अलग अलग यहां पर रख लो। ठीक है, तो सभी कम्युनिटीज जो हैं उनको समान जो अधिकार हैं वह प्राप्त हो। तो पहली बात ये हो गई। अब देखो इसमें दूसरा पॉइंट है, ये तो इंटर रिलीजियस डोमिनेशन की बात की ना, इंट्रा कहां गया, याद रखना ई आर और आर ए, है ना, इसका फर्क है इसमें। इंट्रा रिलीजियस, अंतर सामुदायिक बोलते हैं इसको, अंतर धार्मिक। ठीक है, ये जो डोमिनेशन है ये ना हो, इसको प्रिवेंट करना। अब देखो इसको समझो कैसे। ये हुआ आपका अंतर धार्मिक, मतलब एक ही धर्म के भीतर। ठीक है, अंतर धार्मिक मतलब एक ही धर्म के भीतर। फॉर एग्जाम्पल हम हिंदू धर्म में कास्ट सिस्टम में अपर कास्ट की और लोअर कास्ट की बात कर ले। ठीक है, अब यहां पर आपने एक कॉन्सेप्ट सुना होगा, अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता। यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि जो अनटचेबिलिटी है, अस्पृश्यता है, ठीक है, ये किस राइट के अंतर्गत आती है। ठीक है, किस राइट के अंतर्गत अस्पृश्यता का जो एक उन्मूलन है, एबोलिशन है, वह गवर्नमेंट ने किया, कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है, अनटचेबिलिटी। ठीक है, अब देखो कि मान लो बच्चों हिंदू धर्म में एक प्रथा थी, ठीक है, अपर कास्ट और लोअर कास्ट को मानना, अनटचेबिलिटी को फॉलो करना। और ऐसे में देखो, अगर मान लो जो अपर कास्ट है वह हिंदू धर्म की व्याख्या करेगी कि नहीं भाई, वेदों में ऐसा लिखा है, वर्ण व्यवस्था की गई है, और आज 2023 में भी जब हम 21वीं सदी में है, 21st सेंचुरी में, तब भी हम उसी वर्ण व्यवस्था को मानेंगे, हजारों वर्षों पुरानी उन्हीं व्यवस्थाओं को हम मानेंगे। तो मान लो अगर इसकी एक ही व्याख्या हो, केवल वेदों के आधार पर ही आप इसकी व्याख्या करो, केवल धर्म के आधार पर इसकी एक ही व्याख्या हो, और वो व्याख्या केवल जातिवाद को बढ़ावा दे, तब क्या जो कॉन्स्टिट्यूशन है वह ठीक कहलाएगा। तब ऐसे में क्या होना चाहिए, इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन ना हो सके, इसके लिए जरूरी है कि रिलीजियस फ्रीडम टू इंटरप्रेट, फ्रीडम टू व्याख्या करने की स्वतंत्रता, ठीक है, फ्रीडम टू इंटरप्रेट रिलीजियस टीचिंग differently.
अगर एक ही व्याख्या होती बच्चों, व्याख्या करने की स्वतंत्रता भी तो है आपके सेक्युलरिज्म में, इंडियन सेक्युलरिज्म में, क्योंकि अनटचेबिलिटी की अगर एक ही व्याख्या होती और वो भी अपर कास्ट के अकॉर्डिंगली होती, तब तो कभी समाप्त नहीं हो सकती ये व्याख्याएं, है ना। तब ऐसे में फ्रीडम टू इंटरप्रेट रिलीजियस टीचिंग डिफरेंटली, व्याख्या की जो स्वतंत्रता है, ठीक है, अलग तरीके से करने की जो स्वतंत्रता है, ये इंट्रा रिलीजियस डोमिनेशन को रोकता है ना। तो हमने देखा कि अगर अनटचेबिलिटी को रिफॉर्म करना है तो यहां पर रिफॉर्म करने के लिए एक ही व्याख्या में तो बड़ी समस्या हो जाती, ठीक है। तब ऐसे में ये आपको हेल्प करेगा, मतलब व्याख्या करने की स्वतंत्रता। समझ गए? इसको हिंदी में भी लिख देती हूं, व्याख्या करने की स्वतंत्रता, ठीक है, अलग अलग व्याख्या करने की स्वतंत्रता। चलो आप इसको भी पढ़ लेते हैं। द सेपरेशन ऑफ द स्टेट एंड रिलीजन इन डेमोक्रेटिक society is important because of the following reason. First, it helps a country to function democratically, ठीक है। The training of the majority and the violation of fundamental right can be very harmful to the people belonging to the minority, definitely. So it's protect people from any type of religious violence, ठीक है। Next है, it protect the freedom of individual to exit from of their religion, embrace another religion. It gives people the freedom to interpret religious teaching differently. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। आओ 3-4 क्वेश्चन करते हैं, फिर एक पॉइंट और बचा हुआ है एनसीईआरटी का, बाकी 2-3 पॉइंट्स और है ना, करंट के एंड बाकी सब वो भी पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन है, consider the following statement regarding the concept of secularism. First आपसे कहता है, the essence of secularism is that no one should be discriminated against on the ground of their religious practices and beliefs. धर्मनिरपेक्षता का सार कहता है कि किसी के साथ उसकी धार्मिक मान्यताओं को लेकर जो डिस्क्रिमिनेशन है वह नहीं किया जा सकता। तो ये सेकुलरिज्म की मान्यता है, बिल्कुल सही है। द सेकुलरिज्म रेफर टू द कंप्लीट सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। अमेरिका या फिर वेस्टर्न कल्चर या वेस्टर्न सोसाइटीज की जब हम बात करते हैं तो देखो, वेस्टर्न जो कंट्रीज है बच्चों, उसमें स्ट्रिक्ट सेपरेशन किया गया है। स्ट्रिक्ट सेपरेशन मतलब कि जो रिलीजन है और जो स्टेट है, ठीक है, एक नॉर्थ है और दूसरा साउथ है, इनके बीच में किसी भी तरह का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। ये स्ट्रिक्ट सेपरेशन हो गया। पर हमारे यहाँ अगर देखो, अब इंडियन सेकुलरिज्म पे आ जाओ, तो इंडियन सेकुलरिज्म में क्या कहा गया है, जैसे कि हिंदू धर्म में अनटचेबिलिटी, तो सरकार अगर अनटचेबिलिटी को कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 17 में एक पनिशेबल ऑफेंस बनाती है, तब ये क्या हुआ, इंटरफेरेंसी तो हुआ, हस्तक्षेप। तो सेपरेशन पूरी तरीके से कहाँ रहा भाई, तो सेकुलरिज्म रेफर टू द कंप्लीट सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम द स्टेट। यहाँ पे क्या पूछा है, कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म की बात की गई है ना। तो याद रखना कि सेकंड जो है वह रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पर जब धर्मनिरपेक्षता की हम बात करेंगे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में, तब यहाँ पर स्ट्रिक्ट सेपरेशन नहीं है, ठीक है, ध्यान रखना, कंप्लीट सेपरेशन नहीं है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ इंडिविजुअल द फ्रीडम टू लिव बाय देयर रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस एज दे इंटरप्रेट दिस, ठीक है। इसमें कहा गया कि भारतीय संविधान उनकी धार्मिक मान्यताओं प्रथाओं से जीने की स्वतंत्रता देता है, क्योंकि और वो उसकी व्याख्या उसके अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। ये बात भी सही है। अब यहाँ पे क्या पूछा है, गिवन अबव इज नॉट करेक्ट। समझ गए इस बात को? आर्टिकल 25 से 28 पूरा याद कर लेना, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस और। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडिया। सेक्युलरिज्म इन इंडिया। In India, government space like law court, police station are not supposed to display or promote any one religion, ठीक है। तो यहाँ पर एक जो सेपरेशन किया गया, उस नीति को भारतीय धर्मनिरपेक्षता इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फॉलो किया गया है ना। तो जो भी आप पुलिस स्टेशन से जाओ, वहाँ पे आपको मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा टाइप का, मतलब ऐसा कुछ नहीं दिखेगा कि वह किसी धर्म को प्रमोट कर रहे हैं, है ना। आप तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर हम भारतीय सरकार की बात करें तो यहाँ पर कानून है,
अदालतें हैं, इन सब में किसी भी धर्म को प्रदर्शित करने की, बढ़ावा देने की कोई आवश्यकता नहीं है। नॉट सपोज टू डिस्प्ले और प्रमोट, डेफिनेटली। गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल, अब मैं यहाँ पे 1-2 स्टार लगाऊंगी, है ना, जिन बच्चों को नहीं पता मैं बता दूं कि मैं यहाँ पर स्टार लगा देती हूँ तब जब वो सेंटेंस यूपीएससी ने पूछा हो। सो गवर्नमेंट एंड प्राइवेट स्कूल्स कैन नॉट प्रमोट any one religion either in their morning prayers through religious celebrations। ठीक है, देखो अगर मान लो गवर्नमेंट है, मतलब गवर्नमेंट ने उसको फंड किया है, तब डेफिनेटली उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती। जो मॉर्निंग प्रेयर्स होती हैं उसमें आप कोई भी ऐसा नहीं प्रेयर या गाना गा सकते हैं जो कि किसी धर्म को बढ़ावा दे। ठीक है, अब देखो लेकिन प्राइवेट स्कूल्स में ऐसा हो सकता है। प्राइवेट स्कूल्स जो हैं या फिर किसी एक धर्म की स्कूल भी ये निजी स्कूल हो सकती है, तब ऐसे में तो वहां पे धार्मिक शिक्षा दी जाती है, धार्मिक प्रार्थनाएं वहां पर हो सकती हैं, है ना। तो प्राइवेट स्कूल में तो ये पॉसिबल है। जैसे कि आप कॉन्वेंट, सेंट मैरीज के जितने भी आप और शाखाएं देखते हैं स्कूल के, उन सब में इस तरह की प्रेयर्स होती हैं जो कि उनके पर्टिकुलर जो गॉड है उनको डेडिकेटेड होती है। बट गवर्नमेंट स्कूल्स में आप इस तरह का नहीं सुनेंगे। हाँ, आप राष्ट्रगान सुन सकते हैं, ठीक है, राष्ट्रगान जो है वह मॉर्निंग प्रेयर हो सकता है, बट आप किसी एक धर्म को प्रमोट नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट को परमिशन नहीं है, बट प्राइवेट स्कूल ऐसा कर सकते हैं कि वह मॉर्निंग प्रेयर्स में रिलीजियस सेलिब्रेशंस जो है वह कर ले। ठीक है, आपसे पूछा है नॉट करेक्ट, पहला तो सही है। नॉट करेक्ट क्या है? ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि प्राइवेट स्कूल लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलीजियस माइनॉरिटी, स्टेटमेंट अबाउट रिलीजियस माइनॉरिटी। ठीक है, धार्मिक अल्पसंख्यकों के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट द राइट टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटीज टू सेट अप देयर ओन स्कूल्स। 1 2 3 समझ जाओगे, यूपीएससी ने पूछा हुआ था क्वेश्चन। ठीक है, एंड इंडियन गवर्नमेंट कैन गिव फाइनेंशियल एड टू दीज रिलीजियस कम्युनिटी ऑन द प्रेफरेंशियल बेसिस। ये कॉन्सेप्ट यूपीएससी ने पूछा था। अब देखो यहां पर पूछा गया है कि धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए भारतीय अच्छा ये नहीं किया, अभी ये करते हैं। धार्मिक अल्पसंख्यकों के बारे में निम्न कथनों पर विचार। पहला आपसे कहता है कि भारतीय संविधान धार्मिक अल्पसंख्यक समुदाय को अपने स्वयं के स्कूल और कॉलेज स्थापित करने का अधिकार देता है। ठीक है, ये बात सही है। आर्टिकल 29, 20 और 30 है ना, 29 और 30 इस तरह की बात करता है कि जो माइनॉरिटीज कम्युनिटीज है उनके एजुकेशनल कल्चरल राइट। ठीक है, लेकिन बच्चों यहां पर कहा जा रहा है, देखो इंडियन गवर्नमेंट कैन गिव द फाइनेंशियल एड, ये बात बिल्कुल सही है कि आप अगर चाहे तो धार्मिक समुदाय को वित्तीय सहायता आप दे सकते हैं, ये बात सही है। आधी लाइन तो सही है, बाकी लाइन गलत लिखी हुई है कि और आप प्रेफरेंशियल बेसिस, प्राथमिकता तय कर ले कि आपको इस धर्म को ज्यादा देना है, इस धर्म को कम देना है। आप प्रेफरेंशियल बेसिस नहीं दे सकते, दोगे तो आप सभी को फाइनेंशियल एड दे सकते हैं, बट नॉट ऑन अ प्रेफरेंशियल बेसिस। ठीक है, आर करेक्ट कौन सा है? सो यहाँ पर फर्स्ट करेक्ट है कि माइनॉरिटीज के पास राइट है, सेकंड रॉन्ग हो गया। समझ गए इस बात को? चलो आओ, अब हम देखते हैं बच्चों कि हमने इंडियन सेकुलरिज्म की तो बात कर ली है ना, लेकिन यहां पर इंडियन अगर हम स्टेट की बात करें तो यहां पर किस तरीके से प्रोटेक्ट किया गया सेकुलरिज्म को, कौन कौन सी ऐसी नीतियां, कौन कौन से ऐसे कदम उठाए गए जिसके द्वारा भारतीय धर्मनिरपेक्षता की अगर हम बात करें कि राज्य इस काम को कैसे करेगा, है ना, राज्य इस काम को कैसे करेगा, इसके लिए देख लो। तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं, वेरियस वे टू प्रिवेंट द डोमिनेशन। और 3 रणनीतियां हैं जिसके वेरियस वे टू प्रिवेंट द डोमिनेशन। ठीक है, और बेसिकली यहां पर हम बात करेंगे 3 रणनीतियों की। अब देखो यहां पर पहली जो रणनीति है वह ये कहती है स्ट्रेटजी ऑफ डिस्टेंसिंग, स्ट्रेटजी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ, खुद को दूर कर लेना। राज्य के बारे में इटसेल्फ लिखा है,
स्ट्रैटेजी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन। ठीक है, क्या करना, खुद को धर्म से दूर कर लेना। अब देखो इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, खुद को धर्म से दूर कर लेना, हिंदी में भी लिख लो। पहली रणनीति क्या हो गई, खुद को, मतलब खुद कौन है, ये राज्य है, खुद को धर्म से दूर कर लेना, है ना। सो यहां पर एक डिस्टेंस अब कैसे क्रिएट हो गया, देखो इसके अंतर्गत आएगा बच्चों, ठीक है, नॉट रूल्ड बाय अ रिलीजियस ग्रुप, मतलब जो सरकार चलेगी, है ना, वो गवर्नमेंट किसी भी तरीके से कोई मेजोरिटी ग्रुप या रिलीजियस ग्रुप के हाथों में नहीं होगी। जैसे कि आप देख लेते हैं कि अब जैसे अफगान पर तालिबानियों का कब्जा है, ठीक है, तो क्या तालिबानी की अगर हम बात करें, क्या वह रिलीजियस ग्रुप है कि वह बहुत ही डेमोक्रेटिक तरीके से चुना गया है। तो यहाँ पर सरकार जो है ना, वह कभी भी रूल्ड नहीं की जाएगी रिलीजियस ग्रुप के द्वारा, ठीक है। और दूसरा इसमें शामिल है, एंड हम देखेंगे कि यहां पर किसी भी एक रिलीजन को गवर्नमेंट जो है, जो सरकार है, वह सपोर्ट नहीं करेगी, स्टेट जो है वह सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। एक तो धार्मिक वर्चस्व नहीं होगा सरकार पर, कोई एक कम्युनिटी, कोई एक रिलीजियस जो कम्युनिटी है वह ओन नहीं कर रही है, वह पूरे तरीके से नहीं अपना मालिकाना हक जताए। और दूसरी बात यहाँ पर है कि जो गवर्नमेंट है, जो कि स्टेट है, वह सपोर्ट ना करे किसी एक धर्म को, ठीक है। और इसका एक उदाहरण सरकार ये कैसे करेगी, जैसे कि कोर्ट रूम है, पुलिस स्टेशन हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, इसमें किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं किया जाएगा। सेकेंड हम कहेंगे, ये तो आपकी हो गई स्ट्रैटेजी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ। अब सेकेंड स्ट्रैटेजी देखो, सेकेंड स्ट्रैटेजी कहती है हस्तक्षेप की नीति, मतलब स्ट्रैटेजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, स्ट्रैटेजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, हस्तक्षेप की नीति। ये क्या कहता है, सेकंड हस्तक्षेप की नीति। अब देखो, जैसे कि ट्रैफिक पुलिस वाले ने बिना हेलमेट लगाए सबको रोक दिया, ठीक है। आप देखेंगे बाइक चलाएंगे, कार चलाएंगे, उसके कुछ रूल्स होते हैं, हेलमेट चलाइए। इवन अगर हम मेट्रो सिटीज की बात करें, दिल्ली की बात करें, है ना, तो यहां पर हम देखते हैं कि जब कभी ट्रैफिक पुलिस बहुत तैनात होती है, ज्यादातर होती है, तो वहां पे बड़ा मुश्किल हो जाता है बिना हेलमेट के उस जगह से स्कूटी को निकालना। तो यहां पर देखो बच्चों, लेकिन जब हम देखेंगे कि फॉर एग्जांपल मान लो अगर सिख कम्युनिटीज के लोग हैं, वो हेलमेट वेयर नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी पगड़ी लगा रखी है, जो कि उनके धर्म में एक प्रैक्टिस है, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो ट्रैफिक पुलिस है, स्टेट जो है, वो उसके लिए कुछ नहीं कहेगा कि ठीक है। तो यहां पर ये दूसरी बात क्या कहेगा, हस्तक्षेप की नीति इस बात पर आधारित है, रिस्पेक्ट द सेंटिमेंट ऑफ ऑल रिलीजन्स, है ना, सभी धर्मों के जो भी सेंटिमेंट्स है उनका आदर करना, एंड नॉट इंटरफेरेंस विथ रिलीजियस प्रैक्टिसेस, उनकी जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस है उसमें हस्तक्षेप, उसमें अब कोई अपनी धार्मिक सभा या फिर प्रार्थना कर रहा है, अब पुलिस वहां जाकर थोड़ी ना कहने लगी कि नहीं नहीं मत करो, ऐसा कुछ नहीं, है ना। तो यहां पर हमने फॉर एग्जांपल सिख की बात कर ली। अब देखो एक और जो तीसरी रणनीति है बच्चों, एक और जो तीसरी रणनीति है वो है हस्तक्षेप की नीति, स्ट्रैटेजी ऑफ इंटरवेंशन। स्ट्रैटेजी ऑफ इंटरवेंशन, स्ट्रैटेजी ऑफ इंटरवेंशन मतलब हस्तक्षेप की नीति। और इसमें आएगा कौन सा एग्जाम्पल, अनटचेबिलिटी का एग्जाम्पल। अब सरकार चाह रही है, राज्य चाहता है हस्तक्षेप की नीति कि सुधार हो, है ना, कुछ रिफॉर्म हो, और ऐसे में इन सुधारों में बहुत जरूरी है कि जो अनटचेबिलिटी है उसको खत्म किया जा सके, ठीक है, क्योंकि ये लोगों की डिग्निटी, उनकी इक्वालिटी, उनके कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल जो राइट्स हैं उनके खिलाफ है। तो इसलिए अनटचेबिलिटी को अगर अबॉलिश किया जाता है ना, उसको एक सीरियस, एक ऑफेंस, पनिशेबल ऑफेंस अगर करार दिया जाता है, तो वो स्ट्रैटेजी ऑफ इंटरवेंशन का ही नतीजा है, ठीक है, कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनली जो है वह बैन किया गया। अब देखो एक और क्वेश्चन अब मैं आपसे पूछती हूँ, क्वेश्चन है
इन वॉट वे द इंडिया स्टेट वर्क टू प्रिवेंट द रिलीजियस डोमिनेशन, है ना, धार्मिक वर्चस्व को रोकने के लिए सरकार जो है वे किस तरह की नीतियां अपनाती है। फर्स्ट है थ्रू अ स्ट्रैटेजी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन, ठीक है, खुद को धर्म से दूर करना, बिल्कुल सही। थ्रू अ स्ट्रैटेजी ऑफ इंटरवेंशन, ठीक है, हस्तक्षेप की रणनीति, एंड थ्रू अ स्ट्रैटेजी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस, हस्तक्षेप की रणनीति। आंसर क्या होगा? समझ गए ना इस बात को? बहुत इंपॉर्टेंट था बच्चों ये कॉन्सेप्ट। अब बाकी यहाँ पर लिखा हुआ है जो समझाया है, इनको आपको पुस्तकीय भाषा में, बुक लैंग्वेज में जरूर पढ़ना है, क्योंकि यही शब्द आपको लिखने समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। समझो आसान शब्दों में, बट जब लिखने की बारी आएगी तब तो आपको जरूरी है ना कि आप बुक लैंग्वेज में लिखो, है ना। चलो आगे अब हम देखते हैं कि अगर हम इंडियन सेकुलरिज्म को देखें और हम अगर अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज को देखें तो इनके बीच में किस तरीके से एक जो अंतर है वह है, ठीक है। चलो तो इसे हम समझ लेते हैं क्वेश्चन से। इंडियन एंड वेस्टर्न वर्जन सेकुलरिज्म, देयर इज अ स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन रिलीजन एंड द स्टेट। अमेरिकन सेकुलरिज्म, अमेरिकन सेकुलरिज्म की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर स्टेट के बीच में और अगर हम रिलीजन की बात करें, स्ट्रिक्ट सेपरेशन है, ठीक है। मतलब इन जगहों पर क्या किया, ये सोचो कि चर्च या फिर बाकी जो गिरजाघर उन सबको उठाकर राज्य के बाहर कर दिया कि किसी भी तरीके से इनका गवर्नमेंट में, स्टेट में कोई इंटरफेरेंस जो है वह नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट द लेजिस्लेचर फॉर मेकिंग लॉ रिस्पेक्टिंग एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलीजन। धर्म से संबंधित, धर्म की स्थापना से संबंधित कोई भी लॉ, कोई भी रूल, कोई भी रेगुलेशंस जो है वह स्टेट नहीं पारित कर सकता। अमेरिका की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर कंप्लीट सेपरेशन की बात हो गई। कंप्लीट मतलब कंप्लीट। इंडिया की बात सुन लो, है ना। तो लास्ट मैंने आपको बताया कि रिलीजियस अफेयर्स में इंटरवेन, हस्तक्षेप जो गवर्नमेंट है वह कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल अनटचेबिलिटी, है ना, उसको ठीक करना। In Indian secularism, the state can intervene in religious affairs. तो कौन सा करेक्ट है? दोनों ही बातें तो सही है, बोथ 1 and 2, है ना। इंटरवेन कर सकता है ना, हस्तक्षेप कर तो सकता है। फॉर एग्जाम्पल अनटचेबिलिटी, गवर्नमेंट पॉलिसीज टुवर्ड रिलीजन इज गाइडेड बाय प्रिंसिपल लाइक फ्रीडम ऑफ रिलीजन इंक्लूड द फ्रीडम टू नॉट टू फॉलो एनी। अरे बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। अच्छा ये बताओ, हमें धर्म को मानने की स्वतंत्रता, स्टार क्यों लगा दिया? क्योंकि यूपीएससी ने पूछा था ये, है ना। ये बताओ कि आपको धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, क्या आपके पास ये भी स्वतंत्रता है कि आप किसी धर्म को ना माने? ये बताओ, क्या आपके पास ये स्वतंत्रता है कि धर्म का पालन ना करें? ये आपके पास फ्रीडम है, डेफिनेटली है। तो यहां पर जैसे कि आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ। कुछ लोग कहते हैं अब जब राइट टू लाइफ है तो राइट टू डाई, मरने का भी अधिकार दो, है ना। तो यहाँ पर फ्रीडम, बोलने का अधिकार, आर्टिकल 19 में आपने 6 जो स्वतंत्रताएं पढ़ी, है ना। आप राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन की जब हम बात करते हैं तो जहां बोलने का अधिकार है, क्या वहां चुप रहने का भी अधिकार है? अब इसी तरीके से धर्म को अगर हम मान रहे हैं तो क्या हमें धर्म को ना मानने का भी अधिकार है ना। तो ये बात बिल्कुल सही है। The government cannot impose any restrictions on the practice of freedom of religion. Cannot impose any restrictions. अच्छा, मतलब इस तरीके के धार्मिक जुलूस निकालो कि पूरा जो देश है एकदम कम्युनल राइट्स हो जाए, सब आपस में ही लड़के मर जाएं। गवर्नमेंट इसमें कुछ नहीं बोलेगी, धर्म को मान रहे हैं आप। सरकार के द्वारा आप देखेंगे कि धर्म के नाम पर साउथ में एक प्रथा थी कि जो बहुत छोटे बच्चे हैं 10-11 साल की उम्र के, उन्हें धार्मिक कुछ प्रथाओं के आधार पर बहुत ठंड में, मॉर्निंग में बहुत ठंडे पानी से नहाना और उनकी पूजा पाठ की जो विधि बहुत कठिन होती थी। जब गवर्नमेंट के संदर्भ में वह बात आई तब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो है उन्होंने डिसीजंस दिए इस तरह की प्रथाएं ना चलाओ, ठीक है। उसके बाद जब भी आप इस तरह के रिलीजियस अफेयर्स देखोगे जिनसे कि मोरालिटी, देखो देवदासी प्रथा जिसमें कि बालिकाओं का, जो किशोरियां थी, जो बच्चियां थी, है ना, उनका एक तरीके से शोषण किया जाता था कि आप जो है आप मंदिर में रहो, आप भगवान के लिए हो, है ना। वो भगवान के लिए थे या फिर उन पुजारियों के लिए थी। तो जो देवदासी प्रथा थी, अगर इसको रोका गया, ठीक है, उन बच्चियों को बचाने के लिए, तब ये क्या था। तो यहां पर हम देखेंगे कि रिलीजन के नाम पे आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो गवर्नमेंट यहां पर
देखो, सबसे पहली बात मैंने आपको बताया था कि जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं ये एब्सोल्यूट नहीं है। क्या ये एब्सोल्यूट है? कुछ भी करोगे, स्वतंत्रता है तो कुछ भी करोगे। रात में 2 बजे 3 बजे जब सब सो रहे हो, आप बहुत ऊंची आवाज में आप सोचो कि भाई आपके ही घर में केवल साउंड सिस्टम है, उसको बजाने लगो, सबकी नींद खुल जाए, सब परेशान हो जाए, तब क्या वो आपकी फ्रीडम के अंतर्गत आएगा? नहीं आएगा, है ना। तो यहाँ पर एब्सोल्यूट नहीं है आपकी फ्रीडम। मतलब आप, हम क्लास 11 में जब इस बातों को पढ़ते हैं ना, बहुत डीपली पढ़ते हैं, बहुत अच्छे उदाहरणों के साथ, कि वहां पे आपका दायरा खत्म हो जाता है जहां से दूसरे का अधिकार शुरू हो जाता है। आपकी जैसे आपको एक क्लास, जब आप बहुत छोटी क्लासेस में पढ़ते थे, है ना, वहां पे आप देखोगे कि आपको कुछ उदाहरण से बताया जाता है कि आपको लाठी घुमाने की स्वतंत्रता है, पर कहां तक? जहां तक वो किसी और को टच ना हो रही हो। मैं कहूं मुझे लाठी घुमाने की स्वतंत्रता है, 20 लोगों के बीच में खड़े हो गए, एक लाठी घुमाई, सब गिर गए, तो ये मेरी स्वतंत्रता थी कि फिर उनके अधिकार थे? यहां पर क्या हुआ बच्चों? तो यहां पर फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है, इन पर रिस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है। ठीक है, अब याद रखना, हिंदी में एक वर्ड आता है युक्ति युक्त प्रतिबंध। युक्ति युक्त प्रतिबंध या उचित प्रतिबंध। ठीक है, रिस्ट्रिक्शंस के पहले वर्ड आता है रीजनेबल। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो है वे इंपोज किए जा सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर अगर हम रिलीजन की बात करें तो रिलीजन पर क्या लिमिट सेट होती है बच्चों? पब्लिक ऑर्डर, मोरलिटी और हेल्थ की। पब्लिक ऑर्डर, मोरलिटी और हेल्थ, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य, इन तीनों के आधार पर जो रिलीजन की आपकी फ्रीडम है, इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है। ठीक है, इस पर रिस्ट्रिक्शन लगाया जाता है। तो आपको सभा, धार्मिक सभा या जुलूस निकालने से रोका जा सकता है अगर उससे पब्लिक ऑर्डर जो है वे डिस्टर्ब हो। सो ये तो रॉन्ग हो गया। द गवर्नमेंट कैन डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन प्रोवाइडिंग पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। नहीं भाई, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के लिए आप रिलीजन को एक बेस बनाकर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। ये भी पढ़ लो, इनकरेक्ट पूछा है, वरना खुशी से उछल जाओ कि अरे 1 है इसका आंसर। 1 नहीं है, इनकरेक्ट पूछा है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। इस बात को ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है, उन पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट सेक्युलरिज्म इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। India's idea of secularism is inspired from Western ideas of secularism, है ना, कि धर्मनिरपेक्षता की जो ये बात है, वह भारत का जो धर्मनिरपेक्षता है वह पश्चिमी विचारों से प्रेरित है। अगर पश्चिमी विचारों से प्रेरित होती, वेस्टर्न आइडियाज से अगर प्रेरित होती, तब हमने भी स्ट्रिक्ट सेपरेशन किया होगा। हमारे यहाँ तो स्ट्रिक्ट सेपरेशन है नहीं, रॉन्ग हो गया। सेक्युलरिज्म इज वन ऑफ द बेसिस स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज डिफाइंड बाय द सुप्रीम कोर्ट। अब देखो, सेक्युलरिज्म ऐड है फंडामेंटल राइट में, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक आपकी फ्रीडम की बात भी की गई है धर्म के आधार पर। फंडामेंटल राइट जो है वह आपके बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ठीक है, फंडामेंटल राइट जो है वह आपके क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। ऐसे में आपको बताना है कि क्या ये बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट होगा या फिर नहीं होगा। तो आपको याद रखना है, इसमें करेक्ट क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। अब आ जाओ थोड़ा सा करंट अफेयर पे। करंट अफेयर में आप देखेंगे कि फोर्सफुली जो कन्वर्जन है वह एक बड़ा मुद्दा था। लव जिहाद का मुद्दा, कि केवल शादी उद्देश्य नहीं था, है ना, मैरिज करना उद्देश्य नहीं था। कन्वर्जन में केरला स्टोरी का कितना विवाद हुआ। ठीक है, केरला स्टोरी जो है इसी मुद्दे, कन्वर्जन को मुद्दे को लेकर बनी थी, किस तरीके से जो है वह कन्वर्जन कराया जा रहा है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति अपने, उसको वो आइडियोलॉजी अच्छी लग रही है, उसको हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी धर्म उसको अच्छा लग रहा है, वो अपने तरफ से अपनी इच्छा, अपनी मनमर्जी से उसको मानने के लिए स्वतंत्र है, डरा धमका कर, लोभ लालच देकर। ठीक है, इन दोनों ही तरीके से अगर उसका कन्वर्जन कराया गया, ये एक सीरियस ऑफेंस माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ इसके लिए आप एक पूरा जो प्रॉपर एक जो खाका है वह तैयार करो, एक फ्रेमवर्क तैयार करो कि हम किस तरीके से ऐसा कोई लॉ लेकर आते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आप देखोगे कि जैसे कि हम यूपी की बात कर लें, एमपी की बात कर लें, तो यहाँ पर कन्वर्जन को लेकर कुछ कुछ जो लॉ है वह अभी लाए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर
फोर्स्ड रिलीजियस कन्वर्जन, व्हाट स्टेप्स आर यू टेकिंग? सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड सेंटर, केंद्र सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि आपने क्या कदम उठाए इस चीज को रोकने के लिए। So the issue of forced religious conversion is very serious and may affect the security। अब देखो, या अब मेंस के क्वेश्चन आप सोचो कहां से आते हैं, इन लाइन से आते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट कह रहा है उन लाइन से आते हैं। आप क्वेश्चन आएगा तो ये नहीं पूछेगा कि सुप्रीम को सेक्युलरिज्म को जो आप आर्टिकल से बता दो या कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है वो बता दो, वो बताते हुए प्लस ये बता दो। इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा कि ये जो है वह नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है ना। तो यहां पर ये आपके और क्या ऐसे स्टेप है जो कि इसके लिए किए जा सकते हैं। अब आपको यही कुछ बातें बतानी होंगी, इसी के कुछ पॉइंट्स आप सोचते रहना। अब लास्ट हमारा बचता है यूनिफॉर्म सिविल कोड वर्सेस सेक्युलरिज्म। यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 में है। आर्टिकल 44 आपका डीपीएसपी का हिस्सा हो गया। धर्मनिरपेक्षता की हम बात करेंगे, चलो हम यहां पर आर्टिकल 25 से 28 की बात कर लेते हैं और इसमें हम बात करते हैं फंडामेंटल राइट। ठीक है, सेक्युलरिज्म आपने बहुत पढ़ लिया, थोड़ा सा आप यूनिफॉर्म सिविल कोड को इसमें पढ़ लो। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? रेफर टू अ कॉमन सेट ऑफ लॉ, है ना। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता, समान नागरिक संहिता याद रखना आपका आर्टिकल 44 में है। ठीक है, रेफर टू अ कॉमन सेट ऑफ लॉ। अब ये जो कॉमन सेट ऑफ लॉ है ये किस किस के लिए होगा? अगर हम कहें कि सभी लोगों के लिए एक तरह से समान आपने रूल बुक बना दी, तो चाहे हम मैरिज की बात करें, डिवोर्स की बात करें, इनहेरिटेंस की बात करें, इनहेरिटेंस की बात करें, है ना, इनहेरिटेंस, एडॉप्शन की बात करें, गोद लेना बच्चों को, और हम सक्सेशन की बात करें, उत्तराधिकार की बात करें, तो ये सारे मुद्दे पर एक कॉमन सेट जो है वह होना चाहिए, ये कहता है यूनिफॉर्म। अभी अगर हम देश में देखें तो केवल गोवा में, है ना, केवल गोवा में यह है जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वह लागू किया गया है। और यहाँ पर यूपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछा था कि समान नागरिक संहिता भारत में कहीं भी लागू नहीं है, ये गलत हो जाएगा, है ना, गोवा में है। सो देखो, मेन आर्ग्यूमेंट जो होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड को, अभी एक बहुत बड़ा जो मुद्दा है वह चल रहा है। विधि आयोग ने भी, लॉ कमीशन ने भी इसके बारे में कुछ रिकमेंडेशंस की हैं। इस बार के मेंस में भी हो सकता है यूनिफॉर्म सिविल कोड को सेकुलरिज्म और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में पूछा जाए कि क्यों हम यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वह नहीं ला, क्यों एक यूनिफॉर्मिटी इन लॉज में नहीं ला पा रहे, चाहे मैरिज, डिवोर्स, जैसे कि हम ट्रिपल तलाक का मुद्दा देखें तो यहाँ पर 3 बार तलाक बोल दो, बस हो गया तलाक, और यहाँ पर ना ही आपको उसके बाद कोई भरण पोषण के लिए कोई पैसा या कुछ नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, मेन आर्ग्यूमेंट क्या है? मेन आर्ग्यूमेंट है कि जो आपका यूसीसी है, ठीक है, इट वॉयलेट, देखो मेन आर्ग्यूमेंट, देखो बहस क्या है कि क्यों आखिर इसको हम इंप्लीमेंट नहीं कर सकते। इट वॉयलेट्स द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम to practice the religion of choice। ठीक है, देखो आर्टिकल 25 कहता है, अब आर्टिकल 25 पे आओ थोड़ा सा। आर्टिकल 25, 26 इन सब की अगर हम बात करें, 26 और ये सब आपसे कहता है कि आप अपने जो रिलीजियस अफेयर्स हैं इसके प्रबंधन के लिए, धार्मिक मामलों के प्रबंधन के लिए, जो आपके रिलीजियस अफेयर्स है, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की आपको स्वतंत्रता है।
ठीक है। और अगर हमने हर जगह यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वह अप्लाई कर दिया तो इन दोनों के बीच में क्या होगा, एक जो कॉन्ट्राडिक्शन है वह हो जाएगा। ठीक है, तो एक तरफ आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते, दूसरी तरफ आपने धार्मिक अधिकार दे दिए, और अगर आपने धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया, अपनी तरह से व्याख्या करने का अधिकार है, तो ट्रिपल तलाक सही है। अब ट्रिपल तलाक आप कह रहे हो कि गलत है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई अब तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया, गैर संवैधानिक है। लेकिन यहाँ पर जो मुस्लिम जो लॉ और बाकी सारे लोग हैं, जो मुस्लिम कम्युनिटी, उनका ये मानना है कि ट्रिपल तलाक जो है वह एक धार्मिक मुद्दा था, तो यहाँ पर इसको लागू नहीं करना चाहिए था। ठीक है, अब देखो कि यहाँ पर शायरा बानो पिटीशन ट्रिपल तलाक के लिए आई थी। एक एग्जाम्पल यहाँ पर देख लो, शायरा बानो केस पढ़ लेना। ठीक है, इस तरह से आपको काफी सारे जो ये केसेस है इसमें कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दे निहित हैं। तो शायरा बानो ने एक पिटीशन जो है, याचिका जो है, शायरा बानो केस आप देखना बच्चों, पढ़ लेना इसको, है ना, पूरा पढ़ोगे, ये भी आपका होमवर्क है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन जो है वो दायर की थी, किसके लिए, अगेंस्ट ट्रिपल तलाक। और इसमें कहा जाता है कि जो ट्रिपल तलाक है यह वॉयलेशन है, यह वॉयलेशन है बेसिस राइट ऑफ वुमेन का आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 21, आर्टिकल 25, इनका वॉयलेशन है ट्रिपल तलाक। ठीक है, तो यहां पर इसलिए जो पिटीशन, जो याचिका है वह दायर की गई, और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या डिसीजन लिया कि यह जो ट्रिपल तलाक है वह अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर संवैधानिक है। ट्रिपल तलाक का मुद्दा पढ़ लोगे, ठीक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो है वह सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया। तो इस तरह के केसेस है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड क्यों अप्लाई होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, ये कुछ विवाद के विषय हैं। तो प्रॉपर अपनी एक जो समझ है वह इसमें आप तैयार रखो कि अगर आपको मेंस का आंसर इसमें एक देखो, अब ऐसे ही लिखा जाता है, आपने पॉलिटी इसके सारे आपने कॉन्स्टिट्यूशनल पक्ष जान लिए है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल पक्ष जानने के बाद करंट अफेयर से इसको जोड़ो, अपनी एक समझ बनाओ, 2-3 बार अच्छे से आंसर राइटिंग करो। पहले तो पूरा मुद्दा समझ लो, उसको लिख लो, उसके बाद कुछ शॉर्ट पॉइंट्स निकाल लो, दूसरी बार में क्लियर कर लो, बढ़िया से अच्छे से याद कर लो, है ना, एक कॉन्सेप्ट जो है वह आपका तैयार हो गया। जितने भी बच्चे मेंस निकालते हैं ना कहीं उन्होंने पहले कई क्वेश्चंस जो है वह इस तरीके से एक सेट बना के तैयार रखा होता है, याद कर रखा होता है कि अगर ये मुद्दा चल रहा है, ये 100 मुद्दे चल रहे हैं, 50 मुद्दे, ज़्यादा मुद्दे नहीं होते। यूनिफॉर्म सिविल कोड है, वही 6 महीने चल रहा, तो केवल एक ही मुद्दा तो तैयार करना है इसमें इंपॉर्टेंट, और कौन सा करना है ना। या फिर राइट टू हेल्थ, मैंने बताया कि राइट टू हेल्थ जो है, राइट टू हेल्थ ही बता रही थी ना लास्ट में मैं आपको, हाँ, कि जो स्टेट का विषय है उसको कैसे कंकरेंट की बात की जा रही है, स्टेट सब्जेक्ट था। तो ये सारी बातें, इस तरह के टॉपिक ही आपको तैयार करने होते हैं, मेंस में यही से क्वेश्चन आता है। तो देखो आज की क्लास में हमने बहुत कुछ पढ़ा है। हमने जाना व्हाट इज सेक्युलरिज्म, सेपरेशन, इंडियन सेक्युलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम अदर, ये सारी चीज़ें पढ़ी, बेसिक प्लस स्टैंडर्ड, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, यूपीएससी एक मेंस का क्वेश्चन देखा, पीटी के पीवाईक्यू देखे, प्रैक्टिस क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन देखा, करंट अफेयर से 14, 15, 25 to 28, 29, 30, 51A, 42nd अमेंडमेंट, यूनिफॉर्म सिविल कोड वर्सेस सेक्युलरिज्म। ठीक है, क्लियर है ना। पिछला थोड़ा सा रिवीजन, पिछला भी पढ़ लेना, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है बहुत। तो यहाँ पर ये सारी बातें हमने पढ़ी। सेक्युलरिज्म क्या है, आपका होमवर्क है 25, 26, 27, 28 याद करना। ठीक है, आपका यहाँ पे ये कमेंट करके बताओगे, देखते हैं कितने बच्चे अच्छा एक आंसर लिख पाते हैं। उनका आंसर नेक्स्ट क्लास में मैं क्लास के पहले ही चेक करूँगी, ठीक है। और क्यों सेपरेट होना चाहिए, इसका क्या इम्पोर्टेंस है, इस पर भी हमने बात की। वाई इज इट इम्पॉर्टेंट सेपरेट रिलीजन फ्रॉम स्टेट, क्लियर। काफ़ी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए, इंडियन सेक्युलरिज्म क्या है और क्या स्टेप्स इंडिया स्टेट ने लिए हैं प्रोटेक्ट सेक्युलरिज्म इन इंडिया, है ना। तो क्या इसके तो 3 यहाँ पर जो तरीके हैं वह है, एक तो स्ट्रैटेजी ऑफ डिस्टेंसिंग इटसेल्फ फ्रॉम रिलीजन, स्ट्रैटेजी ऑफ इंटरफेरेंस एंड स्ट्रैटेजी ऑफ इंटरवेंशन। ठीक है, क्लियर है। ये सारी चीज़ें खूब अच्छे से पढ़ लेना, बढ़िया करंट अफेयर से करेक्ट करोगे, इस मुद्दे को भी पूरा पढ़ोगे कि आखिर अब देखो ये फोर्स कन्वर्जन और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, और हमें धार्मिक स्वतंत्रता का दी, आर्टिकल 25 को इसमें अच्छे से लिखो, सुप्रीम कोर्ट का जो आर्टिकल है वह लिखो, एक आध अगर आपने घटना रिसेंटली पढ़ी उसको लिखो, एक बढ़िया आंसर यहाँ हो जाएगा। तो केवल आपको ये जो बुक है ना, और इसमें जो चैप्टर है ये पढ़ के नहीं छोड़ना, पूरा डायमेंशन पढ़ो, देखना आपका पॉलिटी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा।
साथ साथ में पुराना याद करना है, प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाते चलो। जो भी आप देखते हैं कि इसके पहले जो और सिविल सर्विसेज के एग्जाम हुए हैं, PYQ, उनको पढ़ते चलो, करंट अफेयर करते चलो, थोड़ी सी आंसर राइटिंग, है ना। ये सारी चीज़ें आपको बहुत होशियार बना देंगी। चलिए, तो इस क्लास में इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, जब हम बात करेंगे पार्लियामेंट की और किस तरीके से पार्लियामेंट है वह लॉ मेकिंग का काम करती है। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। जो भी आपके पॉइंट्स हैं, जो भी आपके कंसर्न्स हैं, आप कॉमेंट कर सकते हैं। टीम भी कमेंट्स देखती है, प्लस पर्सनल जो सभी टीचर्स हैं वह भी आपके कमेंट्स को देखते हैं। इंपॉर्टेंट जो आपके स्टडी रिलेटेड एंड जेन्युइन कमेंट्स होते हैं उनके मैं पर्सनली रिप्लाई भी करती हूँ। चलिए, तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।